आप घर बैठे कर रहे हैं CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2021 के ऑन की प्रिपरेशन, तो मैट केम क्लासेस अपने पहले ऑनलाइन बैच फॉर CSIR नेट केमिकल साइंस को स्टार्ट करने जा रही है। डाउनलोड द मैट केम क्लास ऐप नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ मैट केम क्लासेस। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं जयंत मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा जो कोर्स चल रहा था जिसमें मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको, जनरल एप्टीट्यूड। जैसा कि आपको पता है एग्जाम नजदीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश कीजिए। तो बिना कुछ देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज मैं फिर से कुछ लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस। अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं थोड़े, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब सारे प्रीवियस ईयर नहीं मिलेंगे, मिक्स है, थोड़ा प्रीवियस ईयर भी होंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको मतलब जो एक्सपेक्टेड मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट उनमें ऐसा था कि उस टाइप के बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते थे, तो उनको भी मैं लेकर के आया हूँ, तो वही आज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, एक सन है, एक डॉटर है उनका। The age of the son is half of his mother. The wife is 9 years younger than her husband, and the brother is 7 years older than his sister. If the age of father is 3 times of his daughter, what is the age of the mother? ठीक है, इसको आप थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इधर, ठीक। क्वेश्चन है इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन। ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, छोटा हो जा, हाँ, आप देखिए क्या है। इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन, एक बेटा है फैमिली में, अ सन एंड अ डॉटर। तो पर्सन कितने हुए टोटल? 4। आगे की बात करें, द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। तो सन की एज अगर हम S ही मान लेते हैं, ठीक है, XYZ मत जाया करिए आप, ये डायरेक्ट जिससे स्टार्ट होता है इनिशियल उसको ले लीजिए, तो आपको इजी रहेगा आगे उसी में, ठीक है। तो सन की जो एज है वो मदर की दे रखी है m/2, ठीक है। द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, ठीक है। The wife is 9 years younger than her husband. Husband मतलब जो मदर है वो फादर से बोल सकते हैं, ठीक है, या हस्बैंड से 9 years younger है, ठीक है। नेक्स्ट है, and the brother is 7 years older than his sister. तो ये जो ब्रदर था, ठीक है, ये साथ में मदर का तो हाफ है, साथ ही साथ सिस्टर का, ठीक है। अब सिस्टर भी S से आएगा तो उसको डॉटर से लिख लेते हैं, D से डिनोट कर लेते हैं। डॉटर से क्या दे रखा है? 7 years ओल्डर देन हिज सिस्टर। तो डॉटर से 7 years ज्यादा है, तो S का डॉटर से या ब्रदर का डॉटर से ये रिलेशन है, ब्रदर का मदर से ये रिलेशन है, मदर का फादर से ये रिलेशन है। इफ द एज ऑफ फादर इज 3 times ऑफ हिज डॉटर, ये जो फादर की एज है ये डॉटर की एज की 3 times है, 3D दे रखा है, ठीक। सो व्हाट इज द एज ऑफ द मदर? मदर की एज हमें चाहिए, क्या है? प्रेजेंट एज। देखिए सारे रिलेशंस आपस में दे रखे हैं, तो मदर की एज यहाँ पे फादर, अब फादर की जगह दे रखा है 3D, 3 डॉटर, मतलब m इज इक्वल टू 3D - 9 लिख सकते हैं। क्लियर? सारा उसमें दे रखा था, मैंने कुछ अपने मन से नहीं किया, सारी चीजें दे रखी थी, उसी पे बेस मैंने खाली उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 3D - 9 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें ये, अगर हम इक्वेशन को देखें तो D इज इक्वल टू S - 7 आएगा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 3 S - 7 - 9, जहां पर S क्या है? द एज ऑफ ब्रदर, जो मतलब बेटा है उनका, उसकी एज, ठीक है। अब इसमें ब्रदर और सन में कंफ्यूजन मत करिएगा, सीधा सा एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टर की बात करेंगे तो सिस्टर के लिए लड़का ब्रदर है, और फादर पेरेंट्स की बात करेंगे तो सन है। कैंडिडेट एक ही है, रिलेशन 2 हो गए, तो हमने उसको ले लिया कि सन है, ठीक है। अब यहाँ पे S को देखिए आप, S इज इक्वल टू दिया गया है m/2, m/2, तो m इज इक्वल टू 3, S की जगह रखते हैं m/2 - 7 और -9। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इक्वेशन बन गई फाइनल। इसी को आपको
सॉल्व करना है, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर, मदर की एज पूछी तो m की ही वैल्यू निकालनी है हमें। m की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल करके आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। ठीक है, इसको नॉर्मल -9 उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 2 LCM लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखिए, एट अ फार्म देयर आर हेन्स, काउज, बुलक्स एंड कीपर्स टू लुक आफ्टर देम। ठीक है, देयर आर 69 हेड्स लेस देन लेग्स। ओके, हेड्स ज्यादा होंगे, लेग्स जो हैं ज्यादा होंगे, नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि जिसकी जिसकी यहाँ बात हो रही है, हैन हो, काउ हो, बुलक हो, तो किसी जगह हैन के या कीपर्स जो मतलब ह्यूमन ही होंगे, उनके 2 लेग्स होते हैं। बुलक्स और काउज में, कैटल्स के 4 लेग होते हैं, तो लेग्स तो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ हेड्स के कंपैरिजन में। द नंबर ऑफ काउज इज डबल देन दैट ऑफ द बुलक्स, बट द नंबर ऑफ काउज एंड हेन्स इज द सेम। There is 1 keeper per 10 birds and cattle. The total number of hens plus cows and bullocks and their keeper does not exceed 50. ये पॉइंट याद रखिएगा, does not exceed 50, इसका यूज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, how many cows are there? ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इधर। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर does not exceed 50, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, उसके बाद डायरेक्टली शुरू करते हैं। क्या है, देयर आर हेन्स, हेन्स हैं, काउज हैं, बुलक्स हैं एंड कीपर्स हैं। ठीक है, देयर आर 69 हेड्स लेस देन लेग्स। तो जो नंबर ऑफ लेग्स हैं, नंबर ऑफ लेग्स है, ये नंबर ऑफ हेड्स से 69 ज्यादा होगा। बात तो वही ना, हेड्स 69 कम है तो लेग 69 ज्यादा होंगे, बात वही। उधर माइनस कर दो या इधर ऐड कर दिया हमने। ठीक है, आगे क्या है, द नंबर ऑफ काउ इज डबल देन दैट ऑफ द बुलक्स। तो जो नंबर ऑफ काउज हैं वो बुलक से डबल हैं, पहली इक्वेशन। ठीक है, वही बात मैं कहता हूँ, XYZ की बजाय आप यही सब जो काउ को C से, बुलक को B से, तो ये सब वही है ना, इजी रहता है थोड़ा याद करने में भी। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा आपने X किसके लिए लिया था, Y किसके लिए लिया था, कुछ तरीके। ये मतलब किसी बुक नहीं, ये पर्सनल मेथड होते हैं। ठीक है, मेरा मेथड है तो मैंने वैसे ही आपको बताया। आगे, काउ इज डबल देन दैट ऑफ द बुलक बट द नंबर ऑफ काउज एंड हेन्स इज द सेम। और काउज और हेन्स के जो नंबर हैं वो सेम है, एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, आगे, देयर इज 1 कीपर पर 10 बर्ड्स एंड कैटल्स। देयर इज 1 कीपर पर 10 बर्ड्स एंड कैटल्स। 10 बर्ड्स और कैटल्स के लिए 1 कीपर है, मतलब जहां पे 10 बर्ड्स हों एंड कैटल्स हों, वहां पे एक कीपर को काउंट करेंगे। तो एक तरीके से रिलेशन दे दिया। ठीक है, काउंट करने में इजी रहेगा। आगे क्या है, द टोटल नंबर ऑफ हेन्स प्लस काउज एंड बुलक्स एंड देयर कीपर्स डज नॉट एक्सीड 50। मतलब द टोटल नंबर ऑफ हेन्स प्लस काउज प्लस बुलक्स प्लस कीपर डज नॉट एक्सीड 50। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स से 69 ज्यादा थे। क्लियर? अब यहाँ पे बस थोड़ा सा हमें देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ अभी, ये ध्यान रखिएगा इसको जो दिया गया था। अब यहाँ पर बस हमें इतना सा समझना है कि अगर हम हेन्स और कीपर्स की बात करें, हेन्स और कीपर्स की बात करें तो इनके लेग्स होते हैं 2, ये तो मतलब वही है ना, इसमें लिखने वाली बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। काउज और बुलक्स की बात करें, इनके लेग्स होते हैं 4। ठीक है, तो अब अगर हम लेग्स और हेड्स का अगर इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखें बना करके, तो नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? अगर हम हेन मान ले कितनी है हमारे पास H, कीपर्स हैं K, काउज है C और बुलक्स है B, तो नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? हेन के कितने होते हैं? 2, तो 2 into H। अगर H हेन्स हैं तो हेन्स के लेग्स होंगे 2H प्लस 2 कीपर्स हैं तो 2 into K प्लस अगर काउ C है तो
4 इंटू सी प्लस बुलक्स बी है तो 4 इंटू बी। ये हमारा क्या आया, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो नंबर ऑफ हेड्स तो हमें दिख रहा है एच हेन है, सबके एक ही एक होते हैं, के कीपर, सी काउज और बी बुलक्स। ये है हमारा नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ लेग्स पता चल गया, नंबर ऑफ हेड्स पता चल गया। इन दोनों को उठा करके इस इक्वेशन में रखिए। नंबर ऑफ लेग्स की जगह ऊपर वाला इक्वेशन, नंबर ऑफ हेड्स की जगह नीचे वाला इक्वेशन, प्लस में करेंगे 69। इसके बाद लास्ट में पूछा क्या है हमसे, हाउ मेनी काउज आर देयर, सी। ठीक है, तो b को रखिए c के टर्म में, तो c इज इक्वल टू 2b हमने निकाला था, तो b इज इक्वल टू c/2 आ जाएगा। यहाँ पर रखिएगा h इज c और h इक्वल है, तो h की जगह c आ जाएगा, और कीपर पर 10 के हिसाब से आप उसको रख लेंगे। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेम वही बात हो जाएगी। इक्वेशन पूरी एक ही टर्म पे बन जाएगी, जो कि होगा c माने काउज, और जब c की वैल्यू आएगी उसमें c जो है हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ काउज, और वही हमसे पूछा है हाउ मैनी काउज आर देयर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व मैं नहीं करूँ, देखिए क्वेश्चन ज्यादा अगर कराने हैं तो फाइनल आंसर नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन लास्ट की खुद ही करिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं कैलकुलेशन भी करा दूंगा, लेकिन फिर वही बात है, इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। In a joint family, there are father, mother, 3 married sons and 1 unmarried daughter. Of the sons, 2 have 2 daughters each and 1 has a son. How many female members are there? ठीक है, तो इसको हाँ देखिए क्या है। In a family, there are father, mother, 3 married sons and 1 married daughter. फादर है, मदर है, सन है, S1 मान लीजिए, S2 मान लीजिए, S3, और ये तीनों मैरिड हैं। मैरिड है मतलब इनकी सबकी वाइफ भी होंगी। ठीक है, एंड 1 अनमैरिड डॉटर, और एक डॉटर है जो कि अनमैरिड है, तो इसका हस्बैंड नहीं होगा। ठीक, आगे। Of the sons, 2 have 2 daughters. इनमें से जो 2 है, मान लीजिए कोई से भी इन 2 की मान लीजिए, 2 have 2 daughters each, मतलब इसकी भी 2 daughters हैं और इसकी भी 2 daughters हैं। ठीक है, and 1 has a son, और मान लीजिए ये था, इसका जो है एक बेटा है, 1 son है। How many female members are there? तो काउंट कर लीजिए, एक तो ये मदर हो गई 1, ये 2 daughters 3, 1 + 2 3, ये 2 daughters 3 + 2 5, ये सन है, नहीं काउंट करेंगे, एक ये डॉटर 6, और ये 3 क्या है, वाइफ भी तो होंगी। मैरिड दे रखा था, मैरिड दे रखा था, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें कोई सा अलग से कुछ नहीं लगाना है, मैरिड जब दिया गया है तो उसी के हिसाब से हो जाएंगे। तो 6 + 3 9 आपका आंसर हो जाएगा। 9 मेंबर्स आर देयर हु आर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन बिटवीन कामा लेन एंड राव स्ट्रीट? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या? आफ्टर क्रॉसिंग पार्क लेन, हाउ मेनी लेन्स विल गौतम क्रॉस? ओ, इसके इंस्ट्रक्शन, सॉरी, ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे थे एक इंस्ट्रक्शन बेस। इंस्ट्रक्शन कहाँ है इसके? चलिए, अभी नहीं मिल रहा है, जब मिलेंगे तब करा दूंगा मैं। अभी फिलहाल ये देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है देखिए। There are 23 steps to reach a temple. एक टेम्पल पे पहुंचने के लिए टोटल स्टेप्स कितने हैं? 23. On descending from the temple, Rama takes 2 steps in the same time. जो रामा है 2 steps लेता है, and the same time श्याम ascends 1 step. मतलब राम जितने में 2 steps आता है नीचे, श्याम उतने में केवल 1 step ascend कर रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो दोनों का रिलेशन हमें पता चल गया ना, 1:2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है ना, मतलब अगर ये x स्टेप चलेगा, अगर ये x स्टेप चलेगा तो ये 2x स्टेप डिसेंड करेगा, ये x स्टेप असेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इफ दे स्टार्ट टू वर्क साइमल्टेनियसली, एक साथ चलना शुरू करें, एट विच स्टेप विल दे मीट ईच अदर। ठीक है,
तो ये तो नॉर्मल सा हो गया ना, टोटल स्टेप दिए गए हैं, ये आपको पता होगा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे ये लाइन वाली भी बात आती थी कि पीछे से इधर की ओर आ रहे हैं, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं। इसका तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी था एक वीडियो में, ठीक है। कैसे करते हैं इनको, नॉर्मल सी बात है, जितने स्टेप एक बार में चल रहे हैं, ये 2x चल रहा है, ये x स्टेप चल रहा है, इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही टोटल होता है हमारा 23। और ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि एक स्टेप जो है हमारा वो रिपीट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये अगर स्टेप जैसे ये दे रखे हैं और ये ऊपर की ओर चढ़ने वाले, ये मान लीजिए ये ऐसे उतर के आया यहाँ पर और ये ऐसे चढ़ के पहुंचा यहाँ पर, तो ये जो स्टेप है इस स्टेप पे दोनों है, यहाँ तक तो अलग अलग जा रहे थे, ये स्टेप पे दोनों है, तो ये 2 टाइम्स जो है इसका रिपीटिशन हो जाता है। 2 टाइम्स रिपीटिशन हो गया, इसका मतलब इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू 22, तो 3x की जो वैल्यू है वो आ गई 22, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22/3, सॉरी फ्रैक्शन आ रहा है, ओ सॉरी ये -1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 24, तो 3 × 8 = 24, x की वैल्यू हमारी आ गई 8, मतलब 8 स्टेप्स जब चलेगा किधर से। अब ये भी क्वेश्चन आ गया, असेंडिंग की बात करें या डिसेंडिंग में, तो असेंडिंग में, क्यों, क्योंकि असेंडिंग में ही तो पूछ रहा है ना, नीचे से 8 स्टेप्स, अगर हम ऊपर से निकालें तो 2x लेट किया था ना हमने, तो ऊपर से 16th स्टेप आएगा, नीचे से बात करें तो 8th स्टेप आएगा, 16th ऑप्शन ही नहीं है हालांकि, तो 8th स्टेप इज द आंसर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, How many children did not try any of the rides? इनके इंस्ट्रक्शंस ये शायद चले गए, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस में पढ़ दूंगा, ठीक है, सुन लीजिएगा आप। इंस्ट्रक्शंस उसने स्कैन हो नहीं पाए, इसी वजह से है। अभी जितने क्वेश्चन है उनका देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 36 persons, a total of 16 take tea while 9 take tea but not coffee. How many persons? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी है, मैंने कहा था ये सेट थ्योरी के होते हैं, इनको वेन डायग्राम से करने की कोशिश किया करिए, ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। वेन डायग्राम से करेंगे आपको फायदा रहेगा। क्यों, अ ग्रुप ऑफ 36 पर्सन, एक ग्रुप था, इसका वेन डायग्राम मान लीजिए बनाते हैं हम, एक ग्रुप है पूरा, ठीक है, 36 पर्सन, अ टोटल ऑफ 16 टेक टी व्हाइल 9 टेक टी बट नॉट कॉफी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, केवल 2 चीजों की, किसकी, टी एंड कॉफी की, टी और कॉफी की बात हो रही है, तो उसी को लेकर के चलेंगे। हमने मान लीजिए सर्कल बनाए 2, ये टी एंड दिस इज फॉर कॉफी, ठीक है। आगे आते हैं, क्या है देखिए, लिखा है अ टोटल ऑफ 16 टेक टी, अगर ये वाला टी का है सर्कल, मैं लिख देता हूँ, ये वाला टी का है, ये वाला कॉफी का है, ठीक है, तो ये वाला टी का है, ये वाला कॉफी का है। अ टोटल ऑफ 16 टेक टी व्हाइल 9 टेक टी बट नॉट कॉफी। तो अगर ये जो पोर्शन है, ये तो दोनों में आ रहा है ना। वेन डायग्राम मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये जो पोर्शन है इसमें टी में भी आ रहा है, कॉफी में भी आ रहा है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ये जो क्या दे रखा है, व्हाइल 9 टेक टी बट नॉट कॉफी, टी टेक करते बट कॉफी नहीं, तो 9 ये वाला आएगा केवल। कितना पोर्शन, इसको अगर मैं कवर करूं तो ये वाला पोर्शन 9, ठीक। आगे दे रखा था क्या, हाउ मेनी पर्सन, हाँ, तो ऊपर टोटल ऑफ 16 टेक टी, 9 केवल टी करते थे, 16 टोटल टी, तो इधर सिंपल सी बात है, ये कितना आ जाएगा हमारा 7। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल 16 जो थे वो टी पीते थे, जिनमें से 9 जो थे वो केवल टी पीते थे, तो बचेगा कितना हमारा 7। क्लियर, अब हमसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन इन दिस ग्रुप टेक कॉफी बट नॉट टी, मतलब ये वाला ही तो पोर्शन पूछा है ना, जो केवल कॉफी पीते हैं, टी नहीं पीते। तो इस टाइप से कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, दिख रहा होगा आपको। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 36 में से 9 इधर गया, 7 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, सीधी सी बात है 36 माइनस 9 प्लस 7, 9 7 होता है 16, तो 36 माइनस 16
तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये होगा 20, ये डी नंबर आपका आंसर। क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए, हाउ मेनी लाइन्स अदर देन those shown in the figure are required to join each corner with another। ठीक है, तो इसको देखिए जरा, मतलब किसको जोड़ेगा। जैसे आप देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, पहले इसका मतलब समझिए। जैसे एक ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही ई से 6 7 8 9 10, ठीक है, इधर से आएंगे 11 12 13 14 15, इधर से आएंगे तो ये दोनों मिल चुकी हैं, इधर ये ऐसे। लेकिन ऐसे काउंट करेंगे तो मतलब पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है ये काउंट करना, ये तो इससे तो बन नहीं पाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, अब इसमें ये बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हमने F से जब हम ड्रॉ करेंगे तो एफ डी और एफ एच, ठीक है, और D से जब ड्रॉ करेंगे तो DF दोबारा आएगा, तो नंबर ऑफ रिपीट हो रहे हैं ना, लाइंस जो है वो हमारी रिपीट होंगी। कितने जितने पॉइंट्स, हर पॉइंट से एक लाइन रिपीट होगी तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितनी टोटल पॉइंट्स हैं, मान लीजिए n, किसी भी फिगर में n हो, n में से हमें कितने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, 2, तो NC2 और माइनस इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितनी लाइन रिपीट हो रही, मैंने बताया जितने पॉइंट्स हैं उतनी लाइंस रिपीट होंगी, तो n, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितने हैं फिगर, ABCD 8 है, तो 8C2 माइनस 8 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये C2P2 ये आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा ही होगा इंटरमीडिएट, तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है, तो पता ही होगा, NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर? इसको आप यूज करेंगे, क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ उसमें नहीं है, नॉर्मली इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are opened together, but after 4 minutes, pipe A is turned off. ठीक है, देखिएगा, Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes. एक पाइप A था, एक पाइप B था। ये जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये तरीका थोड़ा समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। बाकी XY करके करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे सारे। तो देखिएगा क्या है, एक पाइप A था, एक पाइप B था, कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। A जो है वो 15 मिनट्स में फिल करता है और B जो है इन 20 मिनट्स में फिल करता है रिस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है। अब इसी में आप लिखिए, यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे, सॉरी, वर्क इधर आएगा, इधर आएगी हमारी पावर, ठीक है। तो टाइम दिया हो जब भी, तो टाइम का एलसीएम वर्क लेट किया करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी वर्क एंड टाइम में या पाइप एंड सिस्टम बहुत इजीली हो जाएंगे। तो 15 और 20 का हमें दिखा कि एलसीएम आएगा 60, हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया कि 60 वर्क होगा। 15 करता है 60, तो इसकी पावर जो आएगी वो आ जाएगी 4 यूनिट, ठीक है। रेशियो में चल रहा है ये सब, कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं है। 4 यूनिट, 20 से बात करें 3, तो इनकी पावर का जो रेशियो आया वो आया 4:3, ठीक है। आप देखिए, both the pipes are open together, दोनों पाइप साथ में ओपन किए गए, बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप is turned off, तो 4 मिनट तक तो दोनों साथ में चले ना, तो दोनों टोटल कितनी कैपेसिटी है, 7, और 4 मिनट तक दोनों साथ में चले, मतलब कितना चल रही है, 28, मतलब 28 यूनिट वर्क हो गया कितनी देर में, 7 तो उनका वो था 4 मिनट में। 28 यूनिट वर्क हो गया 4 मिनट में, टोटल वर्क था 60, तो वर्क कितना बचा, 32 यूनिट। What is the total time required to fill the tank? A को बंद कर दिया, A को ही तो बंद किया ना, बोल रहा है पाइप A is turned off, A को बंद कर दिया, तो अब जो 32 वर्क बचा है ये कौन करेगा, हमारा B। तो B किस कैपेसिटी, B किस पावर से करेगा, 3 से। B किस पावर से करेगा, 3। तो अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है 10 2/3। क्लियर? ये आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब 10 मिनट्स और 2/3
तो 2/3 को सेकंड्स में चेंज कर लीजिए इंटू 60, 22 × 40 कहाँ है 10 मिनट्स कम गया, ये 10:2/3 माने 10 मिनट्स और 2/3 मिनट्स, तो 2/3 मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई 2 तो 40, ठीक है 10 मिनट्स 40 सेकंड। ऑप्शन में नहीं दे रखा है व्हाट इज द टोटल, अच्छा तब भी देखिए, हाँ देख, तो 10 मिनट्स और 40 सेकंड्स, 10 मिनट्स और 40 सेकंड्स लगेंगे कब, अब केवल इतना भरने में, इसके बाद वाला, ठीक है, इसको बाद को ए को, लेकिन 4 मिनट्स पहले भी तो कंज्यूम हुए ना, और यहाँ पे क्या पूछा है टोटल टाइम, तो 10 और 4 ऐड करेंगे 14 मिनट्स 40 सेकंड आपका ये वाला हो जाएगा आंसर, 14 मिनट्स 40 सेकंड वाला आपका हो जाएगा आंसर, और उसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, जब भी टाइम दिया हो टाइम का एलसीएम लीजिए, वर्क आएगा, वर्क से टाइम से वर्क को डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, वो निकलेगा पावर का रेशियो, और बस अब टाइम को छोड़ना है, इधर से हमें काम करना है इजीली, वर्क एंड टाइम हो, पाइप एंड सिस्टम हो, कोई भी क्वेश्चन हो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 men can complete a work in 280 days, ठीक है। They started the work and after every 10 days 10 additional men were employed. In how many days the work was completed? ठीक, कैपेसिटी वाला क्वेश्चन ये भी क्या है देखिए, 10 men can complete a work in 280 days, जो 10 मेंस हैं वो कंप्लीट करते हैं वर्क 280 डेज में। They started the work and after 10 days 10 additional men were employed. हर 10 days के बाद, after every 10 days, ये हाँ ये वर्ड जरा ध्यान से पढ़िएगा, every 10 days दे रखा है, after every 10 days additional 10 months were employed, तो 10 days के बाद 10 एडिशनल आते हैं, मतलब पहले 10 दिन होंगे, उसके बाद 10 ने शुरू किया था, कितने हो जाएंगे 20, उसके बाद अगले 10 दिन फिर 30, अगले 10 दिन फिर 40, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। एवरी 10 डेज की बात हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें जब भी बात करेंगे तो ये लंबा क्वेश्चन जाएगा अगर हम वैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप ऑप्शन से कर लो, ठीक, बाकी दूसरा मेथड बहुत लंबा जाएगा। दूसरा मेथड कैसे होगा देखिए, यहां से निकालेंगे 10/280, ठीक है, वो उसको आप जाने ही दो, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं से सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन से ट्राई करिए पुट अप कर करके 70 डेज में कितने करेंगे, 70 डेज के हिसाब से 10 men की कैपेसिटी एक आएगी, फिर एक, ठीक है, ऐसे करते करते सारा हमें पता चल जाएगा। तो पहले 10 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 10/280, ठीक है, वर्क, और बचा कितना 270/280, क्योंकि 1 माइनस करते हैं, ये है वर्क आफ्टर 10 डेज। अगले 10 डेज में अगले 10 डेज में इसी में फिर से 20/280 वर्क हो जाएगा, और बचेगा कितना 270/280 माइनस, ऐसे करते करते आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और वही है कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप ऑप्शन से कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड बता चुका हूं मैं पहले। जॉन थॉमस एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, राइटर पास्ड अवे इन 2018, तो क्या होगा यहां पर देखिए। अब ये अगर आपने मीनिंग पढ़ी होगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उनको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, तो आपकी वोकैब अगर स्ट्रांग है तो उसमें उतना ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसमें देखिए जो सी ऑप्शन है आपका एमिनेंट, शायद आपने पढ़ा भी हो, ठीक है, एमिनेंट जो वर्ड होता है एमिनेंट, ये इसकी मीनिंग होती है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब द वन हु कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसको किसी दूसरे से कंपैरिजन या कंपेयर हम ना कर सकें, उसको बोलते हैं एमिनेंट, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। बाकी आप ऑप्शन चेक करिए, इमिनेंट, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है इमिनेंट आई एम, तो ये होता है टू कैच अप, मतलब उसको पीछे से किसी, जैसे कोलैबोरेशन में जब अगर ग्रुप हो 15-20 लोगों का, वहां बात होती है, ठीक है। और ये एमिनेंट होता है, इसमें आप कहीं से भी, मतलब इन होल यूनिवर्स, मतलब जैसे द वन हु कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन होल यूनिवर्स, मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो, जैसे कालिदास की बात होती है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और बाकी देखिए आपको क्या करना है, अब वही कि ये तो मतलब वही पढ़ने लिखने में बातें हो गई सारी, जो अगर थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक कर जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, जॉन थॉमस एन लिख रखा है,
ए नहीं लिखा है, एन है, तो एन के तो नॉर्मल सी बात है वॉवेल ही आएगा, जिसमें ऑप्शन आप बी और डी देखिए, प्रोमिनेंट और डोमिनेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं हुए ना, तो दो ही ऑप्शन आपके बचे, उनमें से अगर आपको वही है, दो की मीनिंग आती होती, दो की ना भी होती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, fill in the blanks. I permitted him to leave. I wouldn't have had any problems with him being absent. Fill in the blanks. I, ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप वही की ग्रामर है थोड़ी सी इसमें, कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में जब हम इफ वाला केस पढ़ते हैं, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। इफ में दो पोर्शन होते हैं, फर्स्ट जिसमें हम इमेजिन करते हैं कुछ, इफ के क्वेश्चंस इमेजिनरी ही होते हैं ज्यादातर, और सेकंड फेज जिसमें उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो इमेजिनेशन वाला पोर्शन अगर हमारा प्रेजेंट का है तो सेकंड में जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा फ्यूचर में आता है, ठीक है। ये बेसिक है, देखिए एक्स्ट्रा इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि यही पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब अगली बार अगर ये आ गया तो यार वही की उसको छोड़ना मत, ठीक है, वही सारा पैटर्न है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख के चलो, उसी बेसिस पे क्वेश्चन आगे जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में आएगा, ये अगर पास्ट में है तो इधर वाला जो रिजल्टेंट आएगा वो भी पास्ट में आएगा, बट पास्ट में केस होते हैं, ठीक है। एक तो वाज वर वाला केस होता है, वाज वर, और जो इसके बाद केस आता है वो हैड वाला आता है, ठीक है। तो इसमें जो हैड वाला पूछा, इन दोनों केसेस में इधर जो है, इधर वुड हैव, वाज वर है तो वुड हैव यूज होता है, और हैड है तो वुड हैव बीन यूज होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा कोई लॉजिक साइंस बड़ा वो नहीं है, बहुत इजी सा है। वुड हैव बीन यूज होता है तो यहां पर पहले हैड आता है, और अगर इसको हैड हो या वाज वर हो या जो भी हो, इसको हम अगर एज अ प्रेफिक्स यूज करते हैं, याद रखिएगा, एज अ प्रेफिक्स यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे करते हैं तो हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही देखिए आप, हैड आई परमिटेड हिम टू लीव, आई वुड नॉट हैव हैड एनी प्रॉब्लम, ठीक। तो पहला तो हैड हो गया। लास्ट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आई है, और आई के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, यही क्वेश्चन मार्क आपका बता रहा है कि ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, मैं इसको भी लिख देता हूं, आपको यूजफुल हो सकता है आगे में, अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव होगा, और सेंटेंस अगर आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव या सिंपल होगा। बेसिक है, मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे उसका, सिंपल है तो निगेटिव, निगेटिव है तो सिंपल, और उसमें कुछ नहीं। तो यहां पर देखिए आप, सेंटेंस जो है आई वुड नॉट हैव हैड, तो ये निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, सो वुड हैव तो वुड आ जाएगा इसका, तो जो है इसका सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वही है, इसको देखते कंटिन्यूअसली रहिएगा, इसके वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। मैं ईयर बाय ईयर सारे एग्जाम्स में जो भी जनरल एप्टीट्यूड होता है उसे कराता रहूंगा, तो कंटिन्यू करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हाँ इनसे आते हैं। देखिए अगर रीजनिंग और इंग्लिश बोल रहे तो इनमें तो बहुत कुछ है ना, लेकिन पैटर्न क्या आता है एग्जाम में और करंट में क्या चल रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ वर्कर नोटिस दैट द आवर एंड on the factory clock had moved by 225 degree during her stay at the factory, ठीक है। For how long did she stay in the factory, कितनी देर रुकी। तो फिर से वही चीज, बेसिक क्लॉक में अगर आप जाएं तो वही है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे होती है टाइमिंग, ठीक। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता है, ये देखने में ही लगता है यार, नॉर्मल आप लोग देखते ही होंगे। इनके बीच में कितने ड्यूरेशन होते हैं, 2, 1, 2, तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो 30, 30, 30, मतलब 1 आवर के ड्यूरेशन में क्लॉक जो है आवर एंड उसका 30 डिग्री मूव करता है, 1 आवर ड्यूरेशन में 30 डिग्री मूव करता है। तो हमें मूव कितना हो गया, 225 डिग्री, तो कितने आवर होंगे, उल्टा नॉर्मल सा है, डिवाइड करिए आप, 30 से इसको डिवाइड करेंगे 7.5 आवर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ये भी बेसिक है। अब इसी टाइप से अगर मिनट हैंड होता, वही मैं कह रहा हूं कि आप पैटर्न को पकड़िए, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन करते चलिए, ठीक है। अगर मिनट हैंड होता तो हम मिनट वाले को ले लेते, तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलता है, वो 1 मिनट में चलता है कितना, 30 डिग्री चलता, 30 डिग्री, बट वो 1 मिनट में चलता है, ना कि 1 आवर में। तो 1 आवर में कितना चलेगा, ऐसे आप 60 से डिवाइड करिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। हाँ, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर 26 and 165 रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस बिटवीन देम आर, क्या हो। देखिए, अगर हमें मतलब सम दिया गया है, a प्लस बी पता है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन उनका ये पता है, कुछ होगा, ठीक है, ये दोनों हमें पता है। अब हमें डिफरेंस पूछा है, मतलब a माइनस बी। अब ये वही है कि अगर आपने थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स है ये, अगर ये है तो इसमें देखिए फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मैं 2 फॉर्मूले लिखता हूं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए, ये सब है जो थोड़े थोड़े डिफरेंस लाते हैं आपके मार्क्स में, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। a माइनस बी पूछे, अगर a प्लस बी और a b पता हो तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, और प्लस में अगर इसका जस्ट अपोजिट हो, a प्लस बी पूछा हो और a माइनस बी दिया हो, तो कुछ नहीं करना आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। जहां जहां जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मुझे लगेंगे कि इन पे बेस्ड आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं वो आपको बता दूंगा। तो ये फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू उठा करके रखिए, आ जाएगा आंसर। उसके अलावा एक जो बोलते हैं लोग कि शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, वो खुद ही स्ट्राइक करना होता है आपको माइंड में कि हाँ कैसे ये और भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उसको आप देखिए कि जो मल्टीप्लीकेशन है उनका जो दिया गया है वो कितना है, 165। इसके फैक्टर करिए जरा आप, तो कितने हो रहे हैं, 11 इंटू 15 हो रहा है। 11 से सीधा सीधा डिवाइड जा रहा है, 11 से अगर हम वो करेंगे 11 इंटू 15। अब इसको अगर ऐड करें तो ये 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही तो क्वेश्चन में दिया है कि जो उनका सम है वो 26 है और जो उनका प्रोडक्ट है वो 165 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब ये नंबर कहां से आए, मैंने इमेजिन नहीं किए, इनका फैक्टर किया। जो मल्टीप्लीकेशन जो उनका प्रोडक्ट दिया हो उसका फैक्टर करिएगा आप, नंबर्स मिल जाएंगे। बाकी आपको रेशियो वाइज खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट उसका फैक्टर एक बार आप जरूर करके देखिएगा, ये पैटर्न याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मिनिस्टर अवॉइडेड एनी मेंशन ऑफ द इश्यू ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसको अवॉइड किया पूरी तरह से। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, अब देखिए मीनिंग फिर से वही, ये फ्रेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, इनको फ्रेजेस एज अ फ्रेज यूज करते हैं, तो इनकी भी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसमें जैसे जो स्कर्टिंग दे रखा है, स्कर्टिंग होता है टू कवर अप समथिंग, किसी चीज को कवर अप करना, या बोल सकते हैं छिपाना, इस टाइप से। बाकी और जो मीनिंग है, जैसे कॉलरिंग है, आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, कॉलरिंग होता है टू कैच अप, किसी को पकड़ना पीछा करके, ठीक है, टाइंग उसको बांध करके रखना, मतलब वही टाइंग भी वही होता है, बट स्कर्टिंग होता है छिपाना, अवॉइड करना एक तरीके से। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्कर्टिंग द इशू, वो इशू को क्या करना चाहता था, छिपाना चाहता था मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट। ये देखिए, स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, उनका करने का तरीका क्या होता है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी रीडिंग। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कायदे से, अच्छी तरह से, तो आपको आंसर 100% आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से। क्या है 6 नंबर, अंडर अ सर्टेन लीगल सिस्टम प्रिजनर्स आर अलाउड टू मेक वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देने के लिए उनको अलाउ किया गया है। इफ देयर स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी ट्रू देन दे आर हैंग्ड, इफ द स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स देन दे आर शॉट। क्लियर, मीनिंग में कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। वन प्रिजनर मेड अ स्टेटमेंट एंड द जज हैड नो ऑप्शन बट टू सेट हिम फ्री, मतलब क्या हुआ इसका, द जज हैड टू सेट हिम फ्री बिकॉज नाइदर हिज स्टेटमेंट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू नॉर फॉल्स, ना तो वो ट्रू प्रूव हो पाया ना फॉल्स प्रूव हो पाया, तो वो स्टेटमेंट कौन सा होगा वही पूछा है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, क्या हो सकता है, देखिए। आई डिड नॉट कमिट द क्राइम, प्रिजनर ये बोला, क्या ये ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप सर्च करिए, पता चल जाएगा कि उसने क्राइम किया या नहीं किया। नेक्स्ट है आई कमिटेड द क्राइम, ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है। नेक्स्ट आई विल बी शॉट, ये ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते, क्यों, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर प्रेजेंट में फ्यूचर की बात हम अश्योरली नहीं बोल सकते, तो कहा नहीं जा सकता कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दोनों कंडीशंस प्रोबेबिलिटी रखती हैं, दोनों कंडीशंस पॉसिबल
हो सकती हैं। तो इसका मतलब थर्ड ही ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि ना उसको तो हम ट्रू प्रूफ कर पाएंगे ना फॉल्स प्रूफ कर पाएंगे, तो उसको सेट फ्री करना पड़ा। ठीक है, रीडिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं, रीडिंग आप ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, आप रीडिंग बस एक बार अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। A person divided an amount of rupees 1 lakh into 2 parts and invested into 2 schemes. ठीक है, in order he get 10% profit in the other and 12%. अच्छा हाँ, देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपए का अमाउंट था, इसको पहले 10% पे दिया गया एक पार्ट और दूसरा पार्ट 12% पे। बाद में ये पार्ट्स इंटरचेंज किए गए, मतलब 12% वाला 10 पे, 10% वाला 12 पे, तो प्रॉफिट 120 कम हो गया। तो देखिए इमेजिन करते हैं हम लोग कि पहला पार्ट P1 था, दूसरा पार्ट P2 था, लेट कर लिया। तो P1 पार्ट दिया गया 10% प्रॉफिट के लिए, P2 पार्ट पे हमें मिला 12% प्रॉफिट। तो पहली बार में प्रॉफिट ये मिला, यही तो बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आपकी बार प्रॉफिट परसेंटेज चेंज कर दिया गया, मतलब P1 पे मिला आपकी बार हमें 12% और P2 पे मिला हमें आपकी बार 10%। आपकी बार ये प्रॉफिट मिला, लेकिन पहले से बाद में प्रॉफिट कम हो गया, डिक्रीज्ड बाय 120 रुपीज, 120 रुपीज कम हो गया। 100 एलसीएम लेके सॉल्व करना शुरू करिए, 100 100 100, तो 100 पूरा उधर चला जाएगा, इधर 10P1 माइनस 12P1। अच्छा हाँ, ये माइनस इसको अंदर जाएगा, सॉरी ये तो माइनस करेगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा। तो 10P1 माइनस 12P1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2P1 प्लस 12P2 माइनस 10P2, तो ये 2P2 इज इक्वल टू 12,000। 2 से आप डिवाइड करिए तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 6,000 हो जाएगा। अच्छा, P2 प्लस P1 क्या होगा हमारा? ये जो दोनों पार्ट्स है इनका सम कितना है? ये पार्ट्स किसके हैं? 1 लाख के ही तो हैं। भूल गए क्या? क्वेश्चन इनिशिएट भी यहीं से हुआ था कि 1 लाख के ही तो पार्ट है, इनको सॉल्व करिए आप, P1 P2 आएगा, उनका रेशियो निकाल लीजिए। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब यहीं पे फिर से वही आते हैं हम की शॉर्ट ट्रिक देखिए, मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि ट्रिक्स होती नहीं, आपको खुद जनरेट करनी पड़ती हैं। कहां से आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जो दोनों का डिफरेंस है वो देखिए कितना है, 6,000, मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 1,000। इन दोनों का मल्टीपल हो सकता है। तो 1000 तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि 1000 का कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 का मल्टीपल आप देख लीजिए कहीं पर कुछ मिल रहा है क्या? तो इसमें ऑप्शन आप चेक करिए। पहला ऑप्शन है 9:16, डिफरेंस 7 नहीं है। सेकंड 11:14, फिर से नहीं है। 37:63 नहीं है। 47:53 पे जो डिफरेंस है वो 6 का है। तो डिफरेंस 6 का है तो पता चल गया नॉर्मल, वही कि आंसर यही हो जाएगा। तो इसमें फिर से कुछ ज्यादा नहीं करना था। क्वेश्चन आपको आ गया होगा, ना आया भाई मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन ना आए, किसी में डाउट हो या आपको और कहीं से क्वेश्चन मिल रहे हो तो आप भेज सकते हैं, उनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, कांगो वाज नेम्ड बाय यूरोपियंस ने नेम दिया था। कांगोज डिक्टेटर मोब्यूटो लेटर चेंज्ड द नेम ऑफ द कंट्री एंड द रिवर टू जायरे with the objectives of Africanizing names of the persons and spaces। ठीक है, अफ्रीकनाइज करना चाहते थे। आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा भी हो कि कांगो पहले ब्रिटेन का कॉलोनियलिज्म था, बाद में जब उसने वो रिपब्लिक हुआ, तो उसके बाद उसने नेम चेंज करने की सोची थी। मोब्यूटो वहां का बहुत ही फेमस डिक्टेटर था। ठीक है, however the name Zaire was a Portuguese alteration of Zadi or Zere, a local African term meaning river that swallows river। मतलब उसने जो कांगो का नेम चेंज किया जायरे, वो चाहता था क्या करना, अफ्रीकनाइजिंग। ठीक है, ये फिर से स्टेटमेंट ही है, इसको रीड करना है बस ध्यान से, आपको दिमाग में ये पॉइंट रखने। जबकि जो जायरे था वो पोर्तुगीज जो था वो आपका अल्टरेशन था। ऑप्शंस थे, ओरिजिन मतलब इसका अफ्रीकन नहीं था, तो मतलब क्या ये अफ्रीकन नेम था? नहीं। ठीक, आगे रिवर दैट सॉलोज रिवर, जायरे वाज द पोर्तुगीज नेम फॉर द कांगो रिवर इन द 16th and 17th century। Which one of the following statements can be inferred from the paragraph above? अब आप ऑप्शंस पढ़िए एक बार। ठीक है, यहां पर वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से ऑप्शंस पढ़िए और चेक करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपने ऐसा किया होगा। आगे आते हैं,
तो देखिए ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट है मोबुटू वाज नॉट इंटायरली सक्सेसफुल इन अफ्रीकनाइजिंग द नेम ऑफ हिज कंट्री। क्या था? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने नाम रखा जायरे, क्योंकि अफ्रीकनाइजिंग तो वो करना चाहता था, बट ये नेम का ओरिजिन कहां से हुआ? पोर्तुगीज से। तो अफ्रीकनाइज कहां हो पाया ये? ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी भी तीन आप पढ़ के चेक कर लीजिएगा, वो आंसर नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा फॉल्ट किस में है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, पाई ग्राफ का है। A firm hires employees at 5 different skill levels P, Q, R, S, T. The shares of employment of these skill levels of total employment in 2010 is given at the pie chart as shown. There were a total of 600 employees in 2010. तो 2010 में हमारे पास 600 employees थे टोटल, जिनमें से किस किस कंपनी में? P, Q, R, S और T यहां पर थे। ठीक है, 600 एम्प्लॉयज थे अलग अलग कंपनीज में। इन्होंने परसेंटेज दिया है, P में दिया है आपका 20%, Q 25, R 25, S 25 और T में 5%। तो ये थे, आप निकाल लीजिए जल्दी से, उसमें कोई टाइम नहीं लगना है। 20% इसका होता है 120, Q में 25 मतलब 150, R में 150, S में 150 और T है आपका 5% मतलब 30। ये हो गए अकॉर्डिंग टू 2010। अब आगे बात आती है, हाँ क्या दे रखा है? लिखा है देयर वर अ टोटल नंबर ऑफ 600 इन 2010 एंड द टोटल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड बाय 15% फ्रॉम 2010 टू 2016। 2016 में जो है इंक्रीमेंट हो गया कितना? 15% का। इसमें 15% का इंक्रीमेंट मतलब कितना? 90, मतलब ये हो गए 690। अब क्या क्या चेंजमेंट आया इनमें? तो इनमें अगर हम चेंजमेंट देखें तो हमें इससे पता चल जाएगा लिखा है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर रिमेन्ड अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं हुए, तो मतलब ये 120 रहा, ये 150 रहा, ये भी 150 रहा, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है एस इंक्रीज बाय 40%। एस जो था ये 150, ये 40% इंक्रीज हो गया। 40% मतलब कितना? 210। कहां से निकाला? देखिए 40 को डायरेक्ट मत कैलकुलेट करिए, यही सब मेथड होते हैं करने के और कुछ नहीं। 40 को आप 10 into 4 करिए, इसका 10% 15 4 जा 60, तो 150 प्लस 60 210। अब इसका आप सम निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 300 420 620 630। हमारे पास टोटल कितने? 690, यहां कितने? 630, अभी कितने बचे? 60 स्टूडेंट्स। तो वही पूछ रहा है कि टी पे कितने स्टूडेंट्स हैं, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। 60% पूछता है तो 30 का डबल हुआ है। समझ में आ गया? इससे आप इंक्रीमेंट निकाल लेते हैं कितना? 100% इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है देखिए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट वाले में ये मैं वही है कि मैं बार बार बोल रहा हूं, आप स्टार बना करके लिख लीजिए। रीडिंग मस्ट है, अगर आपकी रीडिंग अगर आपने की है मन से तो क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ा करिए। क्या है? M and N had 4 children P, Q, R, S। तो M और N 4 चिल्ड्रन थे इनके, P, Q, R, S। क्लियर? आगे ओनली P and R were married। मैरिड को हमने अंडरलाइन कर लिया। ओनली P and R were married, they have children X and Y respectively। मतलब P का चाइल्ड है X, R का चाइल्ड है Y। ठीक है। If Y is a legitimate child of W, legitimate मतलब समझ रहे हैं ना, Y जो है वो W का भी legitimate child। legitimate मतलब क्लियर नहीं होता है वही कि मतलब मदर है या फादर है, बट उनका चाइल्ड है। पेरेंट मतलब उसके RW है। अब इनमें फीमेल मेल कौन है वो नहीं क्लियर है। ठीक है। Which one of the following is necessarily false? गलत ही होगा। देखिए ऑप्शंस पढ़िए। पहला है M is the grandmother of Y, तो Y के फादर बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, R is the father of Y, R Y का फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, सही है। थर्ड, W is the wife of R, W R की वाइफ हो सकती है, बिल्कुल सही है। लास्ट है W is the wife of P, W P की वाइफ कहां से होती है? क्योंकि R की चाइल्ड है Y और Y का लेजिटिमेट जो पेरेंट है वो है W, तो R और W के रिलेशन हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के, P के साथ W का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर।
लिखा है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर्स इज। तो देखिए आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने पड़ेंगे इसके लिए, इसका और कोई मेथड नहीं होता है कि इसमें कोई स्पेशल मेथड होता हो, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट ही करने पड़ेंगे। तो मैं एक बार फिगर बना देता हूं, उसको देख करके फिर आप करिएगा। इसमें और कोई मेथड नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये देखिए अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आप काउंट करेंगे तो पहले देखिए काउंट करने का तरीका होता है, पहले जैसे यही नॉर्मल आप कहीं पे भी जो तरीके बताएंगे, पहले सिंगल सिंगल ट्रायंगल्स काउंट कर लीजिए, फिर डबल हो अगर पॉसिबल तो डबल वाले कीजिए, फिर अगर ट्रिपल पॉसिबल हो तो ट्रिपल वाले कीजिए, मतलब जितने जिस टाइप से भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए पहले सिंगल सिंगल अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। अगर हम नेमिंग कर लें ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल ए एफ एच देखते रहिएगा आप, एफ एच आई एच आई जी एच ए जी, ठीक है। इसके बाद डी आई ई, तो 4 इधर और 5 इधर, तो 1 इधर, तो टोटल इधर ये 5 हो गए सिंगल वाले। अब अगर हम देखिए डबल डबल वाले काउंट करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 ये हो गए, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम डबल वाले काउंट करें तो ये आएंगे इसमें, ये ट्रायंगल जी डी सी और ट्रायंगल एफ ई बी, तो 2 ट्रायंगल्स तो ये हो गए डबल डबल। तो ये कितने हो गए 5 4 9 2 11। और इसके बाद क्या ये बड़ा वाला भी तो लेना पड़ेगा ना, ट्रायंगल ए बी सी जो मेन है उसको तो लेंगे ही लेंगे। तो 11 + 1 हमारे हो गए 12। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो गए 12। तो ऑप्शन डी जो है 4th नंबर वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले वाले का आंसर तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेज ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, हाउसेज, ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए हाउसेस क्या हैं और ऑफिसेस क्या हैं, ये बिल्डिंग ही तो हैं, ये दोनों जो हैं ये टाइप्स की बिल्डिंग ही तो होती हैं, इनमें कुछ अलग तो है नहीं लॉजिक। तो हाउसेस भी, कुछ बिल्डिंग्स हाउसेस हो जाएंगी, कुछ बिल्डिंग्स ऑफिसेस हो जाएंगी। तो हाउसेस जो हैं और ऑफिसेस, अच्छा कुछ हाउसेस ऑफिस भी हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग आप रेसिडेंशियल ऑफिस भी होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स कई सारे अपने घरों पे बैठते हैं, काफी सारे अपने घरों में ही ऑफिस बना लेते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा इंटरलैप करेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ जो अगर इसको हम हाउस लें इसको ऑफिस, तो कुछ ऑफिसेस हाउसेस में भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस ये जो दोनों है ये किसके अंडर में आएंगे, बिल्डिंग्स के, क्योंकि चाहे हाउस हो चाहे ऑफिस हो ये दोनों, दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ही तो हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, फर्स्ट नंबर, ठीक है। चेक करते चलिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्लियर करेंगे डाउट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 408,235 द सम ऑफ नंबर्स। फिर से वही बेसिक सा अलजेब्रिक फॉर्मूला, अगर आपको वही कि पढ़ना ही चाहिए, मैंने अभी गेट का पेपर एक सॉल्व कराया था, उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है दूसरा, ठीक है, आज या कल में। तो उसमें जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे कि अलजेब्रिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो लेट अ नंबर इज ए देन द सेकंड नंबर इज a + 1, यही तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब इनका स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर कर दिए, इनका डिफरेंस तो बड़ा तो यही है ना, नॉर्मल सी बात है। तो इसको हम ऐसे इधर लिख सकते हैं a + 1 स्क्वायर - a स्क्वायर, और यही हमें दिया गया है कितना, जितना भी ये है, कितना दे रखा है 4,08,235, ठीक है। तो इसको अभी लिखते बाद में है, अभी वो या तो लिख ही लीजिए आप, 4,08,235 डिजिट्स, हाँ ठीक है। तो ये दिए गए हैं। अब इसके बाद अब देखिए a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला a - b a + b, तो a - b जब आप लगाएंगे तो a + 1 - a, ये 1 बचेगा, a + b लगाएंगे a + 1 + a, तो यहां पर आ जाएगा 2a + 1, और यही कितना दे रखा है 408,235, ठीक है। 1 से कोई मतलब नहीं, ये 1 जाएगा उधर, सब्ट्रैक्ट होके इसको 4 करेगा और 2 से ये डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 204,117, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि सर इसमें डायरेक्ट कर दिया इसको, थोड़ा देखिए ऐसे ही क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं। टाइम अगर आपको बचाना है तो एक एक स्टेप को लिखना खत्म कीजिए, कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में करिए डायरेक्ट, ठीक है। a की वैल्यू ये आ गई,
तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा a+1 मतलब 204118। ये हमारा सेकंड नंबर पूछा क्या है क्वेश्चन में, लिखा है द सम ऑफ द नंबर्स। तो दोनों को ऐड कर लो, क्या बचा, ये 5 1 1 2 3 2 8 0 4। तो कितना है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी कुछ ज्यादा करना नहीं था आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि स्क्रीन पर क्या है, देखिए 7 chairs numbered 1 to 7 are placed around a round table। राउंड टेबल में 7 चेयर्स पड़ी हुई हैं, नॉर्मल पता होगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर्स नंबर 5। देखिए अब इसको पहले बना ही लेते हैं। ये सपोज करिए कि ये एक राउंड टेबल है। ठीक है, इसमें 7 चेयर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चेयर्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो 7 चेयर्स आर प्लेस्ड अराउंड अ राउंड टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर नंबर 5। अब 5 नंबर चेयर से उसने स्टार्ट किया। अ पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अगेंस्ट, इधर की डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज हाँ एंटी क्लॉकवाइज आफ्टर काउंटिंग 41 चेयर्स। तो 41 7 7 तो है ही, तो 7 5 35, तो ये ऐसे ही चला जाएगा। 41 में कितना बचा 6, तो उन 35 को तो इग्नोर कर दीजिए क्योंकि फिर रिपीट होकर के आपको वहीं पे आना है, उसके बाद नहीं जाना है, नॉर्मल सी बात है। तो उसके बाद अगर हम 6 की और बात करें, कितने बचे 6, क्यों, क्योंकि 35 तो रिपीट हो गए, रिपीटेड को मैं काउंट ही नहीं करना क्योंकि जब वही घूम घूम के बार बार आना है तो उससे कोई मतलब ही नहीं बचा। तो 6 बचा, तो यहां से अब 6 काउंट कर लीजिए बस, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। द पर्सन विल रीच द चेयर नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक डाउट है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है तो सजेशन आप भी दे सकते हैं कमेंट के जरिए कि आपका इसके लिए मतलब क्या व्यू है। ये डाउट ये है कि जो स्टार्टिंग में 7 पर्सन्स सिटिंग अराउंड द राउंड टेबल दिया गया है, ये दिया नहीं गया कि राउंड क्लॉकवाइज बैठे कि एंटी क्लॉकवाइज बैठे। क्या हम 1 2 3 ऐसे नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं बैठा सकते थे क्या? तो क्वेश्चन में ये क्लियर करना चाहिए था। ठीक है, हालांकि वही है कि हमें पढ़ाया जाता है बचपन से कि जब ना दिया हो तो क्लॉकवाइज ही लेकर के चलना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने मन से नहीं बनाना है, बट ये दिया जाना चाहिए था जिससे क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, द लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड रिपीटेडली बाय 2 persons। पर्सन ए रिपोर्ट्स द लेंथ टू बी 1002 ±1। तो 1002 +-1, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है 2, मतलब -1 + 1 मतलब 1001 to 1003 तक जाएगी। तो रेंज इसकी ये हो गई। ठीक है, पर्सन बी रिपोर्ट्स द लेंथ टू बी 1001 ±2। 1001 +-2, इसकी रेंज कितनी हो गई 4। क्यों? क्योंकि 2 निगेटिव जाएगा 2 पॉजिटिव जाएगा। ये ए के लिए बात हो रही, ये बी के लिए बात हो रही है। ठीक है, आगे दे रखा है, इट इज नोन फ्रॉम अ मोर रिलेटेबल मेथड reliable method that the length is 1000.1 ±0.5। तो एक रिलायबल मेथड है, रिलायबल मेथड इसको लिख लीजिए, रिलायबल मेथड। ठीक है, रिलायबल मेथड मतलब जो ऑथेंटिक नोट देता है, मतलब इस पे हम भरोसा ज्यादा कर सकते हैं कंपैरेटिव टू ए और बी। तो इसमें दिया गया है क्या कि द लेंथ रिपोर्ट्स टू बी 1000.1 ±0.5, तो इसकी रेंज कितनी है 1। ठीक है, अब लिया है व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला है, मेजरमेंट मेड बाय बी आर लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। बी से जो बनेंगे वो लेस एक्यूरेट। ठीक है, क्यों? एक्यूरेसी इनकी कम होगी क्या? नहीं, एक्यूरेसी डिपेंड करती है रेंज पे। देखिए ये वही है कि बेसिक सी रीजनिंग है थोड़ी, अगर आपने पढ़ी हो, क्या कि जो एक्यूरेसी है वो रेंज पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। रेंज जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हमें भाई बोला गया, एक नॉर्मल समझिएगा ऐसे कि 2 to 6 के बीच में आ सकता है, एक हमने बोला 3 to 5 के बीच में आ सकता है। तो एक्यूरेसी किसकी अच्छी है? इसकी ही तो अच्छी है, क्योंकि ये हमें क्लियरली बता रहा है। तो एक्यूरेसी
कि भाई 3 और 5 के बीच में कम नंबर है, 2 और 6 के बीच में ज्यादा है, तो एक्यूरेसी इसकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो रेंज जो है वो एक्यूरेसी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो द मेजरमेंट मेड बाय बी आर लेस एक्यूरेट, नहीं, मेजरमेंट जो ए देगा वो एक्यूरेट होंगे। ठीक है, मेजरमेंट मेड बाय ए आर लेस एक्यूरेट, बिल्कुल ए से जो मिलेंगे वो लेस एक्यूरेट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही है। आगे आप पढ़ लेते हैं, मेजरमेंट मेड बाय बी आर मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज की तो बात ही नहीं होती ना, प्रिसाइज तो हम वही है कि ऑथेंटिक वाले से चेक करते हैं कि आंसर कितना प्रिसाइज है। ठीक है, वो हम ऑथेंटिक वाले से चेक करते हैं, जो मेथड ज्यादा रिलायबल होता है कि उससे चेक हो सकता है या नहीं। तो उसकी तो बात ही बाद में है, पहले हमें रेंज से एक्यूरेसी का पता चल जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका ए वाला है वो लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि प्रिसाइज क्यों ज्यादा है, आप यहां से करके देखिए, 1002 -1 करेंगे और इधर 1000.1 प्लस 0.5 करेंगे, दोनों से आंसर सेम मैच करेगा जल्दी। तो प्रिसाइज ज्यादा है, एक्यूरेट कम है, ए नंबर आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फाइंड आउट द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। देखिए ये वही है, फिगर वाले क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, आप सीरियल देखिए। ठीक है, अगर आपको सीरियल दिख रहा हो, फर्स्ट फिगर में ए जो है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है। ठीक है, उसके बाद वो बॉटम राइट पे गया, फिर अपर राइट पे गया, अब वो अपर लेफ्ट पे ही आएगा। नॉर्मल ए का जो सीक्वेंस है वो बॉटम लेफ्ट टू बॉटम राइट टू बॉटम अपर राइट, अब अपर लेफ्ट ही आएगा, नॉर्मल सा। तो पहला तो हमें एक ये सीक्वेंस मिला, तो अपर लेफ्ट में एक किसमें देखिए ऑप्शन बी और सी में। पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा हमें क्या देखना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट में एरो इधर की ओर है, अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो साउथ ईस्ट की तरफ है एरो, और अपोजिट हो गया। जो नेक्स्ट फिगर आया आपको इसमें दिख रहा होगा, मैं इसी वजह से नहीं बना रहा हूं। जो नेक्स्ट फिगर आया बी नंबर, उसमें जो एरो है वो अपोजिट हो गया, उल्टा। तो इसमें भी तो अपोजिट होगा, जो सी नंबर में है उसका भी तो एरो अपोजिट होगा। तो इसमें एरो है फिर से साउथ ईस्ट की तरफ, तो अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ एरो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ना आया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 9 आइडेंटिकल बॉल्स, वन ऑफ विच इज हैवियर देन द अदर 8. What is the least number of weighing using a 2-pan balance needed for definitely identifying the heavier one? कितने का पता चलेगा, मतलब 9 बॉल्स थी जिनमें से कोई एक जो होगी, 9 बॉल्स हैं, इनमें से कोई जो एक होगी ये हैवियर होगी, सबसे ज्यादा वजन होगा इसका, भारी होगी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ 2 पैन बैलेंस पूछ रहा है, कितने 2 पैन बैलेंस की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड आउट विच बॉल इज हैवियर, सबसे ज्यादा हैवी कौन सी है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इसके लिए इसका आंसर थोड़ा सा आंसर की के हिसाब से नहीं मैच कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1। ठीक है, हालांकि आंसर की में इसका आंसर दे रहे हैं 2। आपके भी सजेशन में चाहूंगा कि आपका क्या सजेशन है, मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से, अगर कोई मेथड है तो बताइएगा। बाकी मेरे हिसाब से 1 है, क्यों? क्योंकि देखिए 9 बॉल्स हैं, उनका अगर हमें मेजरमेंट करना है कौन सा वेट ज्यादा है, तो नॉर्मल सा है, आप ये लीजिए। ठीक है, एक बॉल इधर रखेंगे, एक बॉल इधर रखेंगे, जो लाइटर है उसको हटा दीजिए। मान लीजिए ये लाइटर थी, इसको हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं, हैवी वाली बची। अब बाकी ऐसे कंटिन्यू, मान लीजिए अगली बार जो हमने इसको हटा करके यहाँ दूसरी बॉल रखी वो हैवी निकली, ये लाइटर निकली, तो अब की इसको हटा दीजिए। तो ऐसे करते करते हमें हैवियर बॉल एक ही पैन बैलेंस से मिल जाएगी, तो 2 की जरूरत क्यों पड़ेगी। बट आंसर की में 2 दे रखा है, अगर आप सजेशन दीजिए तो पता चले आगे क्या है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे। ठीक है, अगर कुछ होता है तो मैं आगे जो पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें मैं बता दूंगा आपको। हाँ, नेक्स्ट है, द सर्टेन साइफर लैंग्वेज बाइक इज कोडेड एज YFHB। अब इसमें आप एक सीक्वेंस जोड़िए। ठीक है, मैं दोनों नहीं लिखता हूं, एक ही लिख दूंगा, आपको एक ही से समझ में आ जाएगा कि जैसे बाइक है, बाइक को क्या लिखा है YFHB, YFHB। तो इधर देखिए Y है ZAB, मतलब +3 नीचे से ऊपर, अगर यही ऊपर से नीचे बनाए तो -3 हो जाएगा। FGHI
+3, ठीक है। ऐसे ही सब ये +3 जा रहे हैं सारे, आप सबका सीक्वेंस देख लीजिए, सारे +3 हो रहे हैं, तो आंसर इसी से मैच कर जाएगा। आप कार वाला भी देख लीजिए जो नेक्स्ट दिया है, वो भी यही होगा। तो स्कूटर है, इसमें -3 करेंगे क्योंकि ये हमें क्वेश्चन है, आंसर ये वाला है, ठीक है। तो आंसर निकालना है, आंसर के लिए तो -3 जाना पड़ेगा। आप ऑप्शन से चेक करने के लिए +3 कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव हमें जाने में दिक्कत होती है। उल्टी ABCD किसी ने नहीं पढ़ी होती है, तो उसकी बजाय आप सीधा जाइए, उल्टा -3 करेंगे तो दिक्कत होगी। ऑप्शन से चेक करिए, ठीक है। जैसे स्कूटर का स्टार्टिंग है S से, तो PQRS, तो P है पहला वर्ड, तो P मिल गया, खत्म, ठीक है। T और Z हो नहीं सकते। नेक्स्ट C है, तो C के लिए तो Z ही आएगा ना, क्यों, ABC, +3 हो गया, तो बस 2 डिजिट मिल गई, 3rd नंबर आपका आंसर। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। हाँ, A dart is randomly thrown at a circular board. डार्ट समझते हैं ना, वो फेंक के मारा जाता है, निशानेबाजी होती है, ठीक है, उसमें। So a dart is randomly thrown at a circular board on which 2 concentric rings of radii R and 2R. 2 concentric rings होती हैं, हालांकि इसमें तो काफी सारी होती हैं, कलरफुल आपने देखा होगा, रेड, येलो, ब्लू टाइप में, लेकिन यहाँ पे मैं दे रहा है कि 2 concentric rings हैं। मान लीजिए ये पहले वाली की रेडियस है R, आउटर की रेडियस है 2R, तो नॉर्मल सी बात है कि ये भी विड्थ कितनी हो गई, R, क्योंकि R तो ये थी, R वो हो गई, ठीक है। हैविंग द सेम विड्थ, तो नॉर्मल भाई विड्थ तो सेम दिख ही रही है, इसकी विड्थ R है और इसकी भी विड्थ यहां से यहां तक कितनी आ रही है, R ही तो है, ठीक है। हैविंग द सेम विड्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डार्ट हिटिंग द स्मॉलर रिंग इज, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेसिक सा हाई स्कूल में ही आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस कितनी, हमसे क्या बोल रहा है, सेंटर वाला जो सर्कल है उसमें पढ़ने का। तो दो ही तो कंडीशन है, या तो वो इसमें पड़ेगा, ठीक है, ये मैं रुकिए अलग कलर से करता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, या तो वो इसमें पड़ेगा, ठीक है, और या इसमें, अलग अलग कर रहा हूं, उसमें लाइनिंग है, ये सर्कल्स, ठीक है, ऐसे ये। तो डार्ट में जब हम डार्ट थ्रो करेंगे इस सर्कुलर बोर्ड पर, तो या तो वो इस पे पड़ेगा या तो इस पे पड़ेगा। तो फेवरेबल कंडीशन हमसे पूछा कितने, सेंटर वाले पे, तो फेवरेबल कंडीशन हो गई 1, और टोटल कंडीशन या तो ये, तो कितनी हो गई 2, 1/2 या हाफ बोल सकते हैं, खत्म हो गया। कोई लॉजिक नहीं लगाना इस पे, काफी सारे वही है कि बड़े बड़े मेथड भी होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, जब डायरेक्ट हो रहा है उसको डायरेक्ट करिए, शॉर्ट, फालतू में लंबा सा लॉजिक लगाने का कोई फायदा नहीं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, हाँ, हाफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट हिट्स द लार्जर रिंग, लार्जर रिंग को हिट करने से, क्योंकि लार्जर में इंटीरियर इंक्लूड होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। लार्जर रिंग की अगर हम बात करें, एक मिनट मैंने फिगर मिटा दिया, मैं फिर भी बता देता हूं। यहाँ पर जैसे जो फिगर बना था, अगर आपको याद हो, तो जो लार्जर की अगर हम बात करें तो उसमें जो इंटीरियर था वो तो पहले से ही इंक्लूडेड है ना, उससे कोई लेना देना नहीं। केवल इंटीरियर बोल रहे हैं तो केवल इंटीरियर है, और लार्जर बोल रहे हैं तो लार्जर तो है ही, साथ में उसके इंटीरियर वाला भी इंक्लूडेड है, क्योंकि उसी एरिया में वो भी तो आ रहा है ना अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिलो शोज द रेनफॉल एंड टेम्परेचर एट अ प्लेस, ठीक है। ह्यूमिडिटी पूछी है किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो इसके लिए देखिए ह्यूमिडिटी जो है ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कोई खास नहीं है क्वेश्चन, इजी सा है। ह्यूमिडिटी जो है वो रेनफॉल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो ह्यूमिडिटी कम, टेम्परेचर कम तो ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेनफॉल कम तो ह्यूमिडिटी कम। तो इसमें देखिए टेम्परेचर जो है हमारा O से दिखाया गया, रेनफॉल X से दिखाया गया। तो रेनफॉल हाईएस्ट ढूंढ गया पहले तो, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेनफॉल हाईएस्ट है देखिए दो में, थर्सडे और सैटरडे, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर लोएस्ट हमें ढूंढना है, क्योंकि यूनिवर्सली है, तो टेम्परेचर लोएस्ट इन्हीं दोनों में देख लीजिए। तो देखिए थर्सडे और सैटरडे में मीन जो है, मीन मतलब आप समझिए जो इनके बीच का डिफरेंस है, ये X और O, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फिगर में देखिए लगभग सेम ही है, ठीक है। एक्यूरेटली नहीं बताया जा सकता
क्योंकि ये जो ग्राफ है इसके बीच में यहाँ डिजिट्स अलग अलग करके दे नहीं रखी हैं, जैसे 10, 20, 30 ऐसे दिए होते हैं तो एकदम एक्यूरेटली आंसर आ जाता। ठीक है, तो एकदम एक्यूरेटली नहीं आएगा, इसको हमें वैसे ही IQ आप मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वहीं से देखिए। तो जो मीन है दोनों का इक्वल है, लेकिन जो अगर हम सैटरडे वाले की बात करें, राइट वाले की, फिगर आपको दिख रहा होगा, राइट वाले की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी मीन पोजीशन भी थोड़ी सी ऊपर है कंपैरेटिव टू थर्सडे। तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी किस दिन होगी? सैटरडे वाले दिन। क्लियर? इससे हमें ये वही है, ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इनको लिखना नहीं पड़ता है, यहाँ पे मैं लिख लिख के समझा रहा हूं, ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ABCD are the 4 consecutive points on a circle such that chord AB is equal to BC is equal to CD is equal to 10 and DA is equal to 20। अच्छा, हाँ देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक सर्कल है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D, चारों को मिलाया गया। ये AB हमें 10 दिया गया है, BC 10 दिया गया है, CD 10 दिया गया है और AD 20 दिया गया है। तो इसकी रेडियस पूछी है। ठीक है, तो रेडियस के लिए इसका सेंटर पहले तो कहीं मान लेते हैं, कहीं पे भी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे भी सेंटर होगा, इसी लाइन पे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं श्योरली अभी नहीं कहूंगा, हालांकि होगा इसी पे, आपको बाद में जब थ्योरम पता चलेगी तो समझ जाएंगे। तो मान लेते हैं कहीं पे सेंटर होगा ये O। ठीक है, अब O से आप B को मिला दीजिए, O से C को मिला दीजिए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो अब देखिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD होगा, क्योंकि ये क्या है हमारी रेडियस R। क्लियर है? ये इक्वल होगा। अच्छा, ये इक्वल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल OAB इज इक्वल टू ABO, OBC इज BCO, OCD इज CDO। ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। ये पढ़ा होगा आपने। तो ये और ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री। ये तीनों इक्वल हैं, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये 60 और 60 डिग्री के एंगल तीनों हो जाएंगे। अब ये 60 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी 60 ये भी 60 सारे 60 बन जाएंगे और ये तीन बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये थी क्या हमारी रेडियस, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस मैच करना था। अगर थ्योरम पता होती है आपको, वही है कि अगर नॉर्मल मेथड तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, इसमें कुछ ये भी फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया था कि आंसर जो है इसका 10 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे क्या खास था, मैंने गेट वाले पेपर में आपको बताया भी था कि स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन्स आते हैं उनमें रीडिंग बहुत केयरफुली करा करिए। तो रीडिंग करते हैं। स्टेटमेंट ए दे रखा है कि फैट सेल्स नॉर्मली प्रोड्यूस हार्मोन ए इन प्रमोशन टू द अमाउंट ऑफ फैट, इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ फैट। फैट के प्रोपोर्शन में ही ये हार्मोन ए को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओबेस इंडिविजुअल्स हाउएवर हैव लोअर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ हार्मोन ए। जो ओबेस होते हैं उनमें लेवल ए जो हार्मोन है उसका लेवल थोड़ा कम होता है, लोअर। ठीक, ये समझ में आया। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं। हार्मोन ए रिड्यूसेस फूड इनटेक। हार्मोन ए जो है फूड इनटेक को रिड्यूस करता है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड इन्फरेंस बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स। क्या है? देखिए, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ए कॉजेज ओबेसिटी। बिल्कुल पहला ही आ गया। नॉर्मल आपको स्टेटमेंट्स पढ़े समझ में आ गया होगा, क्यों? ठीक है ना। स्टेटमेंट्स अगर वही है कि रीडिंग सबसे स्पेशल है, अगर रीडिंग आपने मन से की है तो पहली बार में ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं तो आंसर हो गया डायरेक्टली खत्म, इसमें तो आगे पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, अ गर्ल इज रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड टू कैच अ बस विच इज स्टेशनरी। तो ध्यान दीजिए, गर्ल रन कर रही है, बस जो है स्टार्टिंग में स्टेशनरी है। ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट स्पीड मतलब जो गर्ल है वो एट अ कांस्टेंट स्पीड पे रनिंग कर रही है। जो गर्ल है, अगर हम जैसे ग्राफ जैसे आप देखें उसमें ऑप्शन में बनाए गए हैं, तो ये टाइम है और इधर स्पीड है। तो गर्ल कांस्टेंट स्पीड पे है तो स्पीड तो बढ़ ही रही, तो गर्ल का तो ग्राफ ये हो गया, ये क्लियर है हमें।
गर्ल के ग्राफ में कोई भी चेंजमेंट नहीं आना, क्योंकि हर टाइम के साथ स्पीड उसकी सेम है। बस का पढ़िए, एट टू कैच अ बस विच इज स्टेशनरी, तो शुरुआत में बस कुछ ड्यूरेशन के लिए स्टेशनरी है, मतलब उसकी स्पीड कितनी थी 0, तो माना यहां तक बस स्टेशनरी थी, ठीक है। तो यहां से आगे चेंजमेंट होगा इस पॉइंट से, यहां से बस ने चलना स्टार्ट किया। तो ऑप्शन ए और डी तो आपके खत्म हो गए, बी और सी बचे। आगे क्या है, द बस बिफोर शी रीचेस द बस लीव्स एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मतलब टाइम के साथ स्पीड एक कांस्टेंट ड्यूरेशन में कांस्टेंट पीरियड पे बढ़ रही है। तो टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड को बढ़ाइए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ना कि कर्व। कर्व बनने का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, हर बार 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है स्पीड, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये बस की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था, सारे बहुत से बेसिक से हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इसमें पूरे में कि जिसमें आपको लगे कि नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन मिलते हैं करने के तो बहुत ही फायदा है, सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द डिफरेंस, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3:10, द टू इंटीजर्स आर। देखिए अब इसमें आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्या a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी, 1:3:10। हाँ ये रेशियो दिया गया है, तो आप चाहें तो वही है कि सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई वही मैंने पहले भी गेट वाले में भी बोला था कि जब डिजिट्स छोटी दी गई हो, ऑप्शन आप चेक करिए 3, 9, 2, 5, 5, 10, 3, 10, इतनी छोटी छोटी डिजिट्स हैं, डायरेक्टली रख के सॉल्व कर लीजिए ना, पता चल जाएगा। जैसे पहला अगर हमने रखा 3, 9, तो डिफरेंस है 6, 9, 3, 12, 9, 3, 27, नहीं है, खत्म, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको लगे भले, लेकिन ऑप्शन से करना भी कभी कभी सही होता है। 2, 5 रखिए तो 7, 3, 10 नहीं आ रहा। नेक्स्ट रखते हैं 5 और 10, तो 5, 10 डिफरेंस 5, ये 15, ये 50, सही तो है, 5, 3 जा 15, 10 जा 50, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, पूरा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, a partially filled hour glass has water fillings from the upper bowl to the lower bowl, ठीक है। hour glass होता है जिसमें रेत गिरती है, सैंड वाला, देखा होगा आपने उससे, ठीक है। which of the following statements is correct? देखिए पढ़िए, the level of water rises in the lower bowl at the same rate as fall in the upper bowl। कोई डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वाटर की बात नहीं होती है, लेवल ऑफ राइज मतलब हाइट की बात नहीं, वॉल्यूम जितना ऊपर से नीचे आएगा उतना ही नीचे बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम की बात होती है, तो इसकी तो बात ही नहीं है। द लेवल ऑफ वाटर राइजेज इन द लोअर बोल एट द हाफ रेट, फिर से वही, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं सॉरी, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लोअर बोल इज एट द सेम एज द रेट ऑफ डिक्रीज इन द अपर बोल। वही देखिए मैंने शुरुआत में बोला था ना वॉल्यूम वाला, तो वॉल्यूम वाला आपका सही होगा, सी नंबर आपका आंसर हो गया। वॉल्यूम ऊपर से जितना डिक्रीज होगा, कम होगा, उतना ही तो लेवल ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट द लोअर बॉल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, बोला है ए टेल्स बी, क्या बताता है, आई कुड बी विजिटिंग यू ऑन एनी डे इन द नेक्स्ट 2 months and you must give me gold coins of as much total weight in grams as the number of days that would elapse from today। मतलब ए ने बी से कहा 2 महीनों के अंदर अंदर मैं तुमसे मिलूंगा और उस दिन मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में गोल्ड कॉइन्स उस सम में होने चाहिए, उस नंबर्स में होने चाहिए जितने डेज आज से लेके तब तक इलैप्स होंगे, ठीक है। तो इंटीजर कोई भी हो सकता है, क्योंकि ग्राम की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इफ गोल्ड कॉइन्स आर अवेलेबल टू इन इंटीजर ग्राम वेट्स, वही इंटीजर कुछ भी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 पॉइंट नहीं ले सकते, पॉइंट्स इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए नंबर आपको पता होने चाहिए, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, बट इंटीजर याद रखिए कि नंबर एक कंप्लीट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डेसिमल नहीं होता है इसमें।
So what is the least number of coins with which we can meet A's demand on the any day? तो यार लीस्ट तो इसमें वही है ना कि कितनी लंबी लैंग्वेज केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। क्यों? क्योंकि इंटीजर तो 1 भी होता है ना, 1 डे बाद ही मिल जाए वो आके, एक दिन बाद मिल जाओ आके, 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन दे देगा, उसे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? जो भी इसका जो सबसे लोएस्ट ऑप्शन है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 6 दे रखा है, इससे लोवेस्ट कोई है नहीं क्योंकि लीस्ट पूछा है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 ग्राम के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो उसको दे दे। नेक्स्ट, द ट्रेंड्स ऑफ 2 क्वांटिटीज ओवर 5 years आर शोन इन द ग्राफ। ग्राफ में आपको दिख रहा होगा बगल में स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड इन्फरेंस? पहला है द मीन वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज आर नियरली इक्वल। तो देखिए मीन वैल्यूज तो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगी, तो इसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन, ये चाहे नेट हो, गेट हो, जो भी हो, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये आप याद रखिएगा। हल्का सा भी आपने लॉजिक लगाया, क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में जैसे कुछ लड़के मीन निकालने लगेंगे तो मीन का कोई मतलब ही नहीं ना, ऑप्शन तो पढ़ो सारे, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। द वेरिएशन इन द 2 क्वांटिटीज आर नियरली इक्वल नहीं है, दिख रहा है आपको वेरिएशन, एक डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है। क्वांटिटी 1 जो है वो देखिए पहले टर्म में डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, जबकि क्वांटिटी 2 कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज हो ही नहीं रही, तो वेरिएशन सेम कहां से हुआ? तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया आपका। सी क्वांटिटी 1 वेराइज लेस ओवर द गिवन पीरियड एज कंपेयर टू क्वांटिटी 2, बिल्कुल सही, वेराइज लेस जो 1 है वो देखिए पहले इंटरवल में कम डाउन हो रही, डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी 2 जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो वेरिएशन जो है उसका वेराइज लेस है, उसका कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो अब वही है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और देखिए ऑप्शन सी जो है उसी में दे रखा है ए एंड सी आर ट्रू। क्यों? क्योंकि सी तो हमें पता है सही है, अब ए सही है कि नहीं उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये तब डाउट होता जब ऑप्शन होते ए एंड सी या ए बी एंड सी, तो बी का भी डाउट होता। सी सही है तो जिसमें सी अकेले भी दे रखा है उसको आप टिक कर दीजिए, खत्म बात, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 900 द नंबर ऑफ मैरिड कपल्स इज एज मच एज द नंबर ऑफ सिंगल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा 900 पॉपुलेशन थी, मैरिड कपल्स जो है सिंगल्स के इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं, देयर आर 100 ट्विंस ऑफ विच 50 ट्विंस आर सिंगल। तो 100 थे टोटल, इनमें से 50 अगर हमारे सिंगल निकल गए तो 50 जो हैं वो मैरिड भी तो होंगे, ठीक है, ये 50 मैरिड होंगे, ठीक है। तो हाँ, द पॉपुलेशन हैज 400 फीमेल्स इन ऑल व्हाट इज द नंबर ऑफ मैरिड पर्सन? 400 फीमेल्स हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है 400, ठीक है। तो इसमें फिर से वही चीज कि अगर 100 हमारे पास क्या थे, ट्विन, हाँ 100 ट्विन्स थे जिनमें से 50 सिंगल्स थे, तो इन 50 का जो ये कपल हैं इनमें और 50 लेडीज भी तो होंगी, फीमेल्स, तो यहां पर अगर हम टोटल काउंट करें तो यहां कितने हो गए? 150 हुए कि नहीं हुए? ठीक है, 150 हो गए। अब यहाँ पे 400 से 150 अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आया कितना? 250। तो 250 फीमेल्स बची, मतलब ये भी मैरिड होंगी किसी ना किसी के साथ, ठीक है। सिंगल्स भी हो सकते हैं, कोई जरूरी बात नहीं है उसमें। तो 250 को अगर हम इधर ले लें, ठीक है ना, तो वो इधर, हाँ ये 50 जो थे ये थे इधर क्या? मैरिड। ये 50 थे मैरिड, कपल्स हैं, ठीक है। सिंगल की बात हो रही है, मतलब ये जोड़े हैं, हिंदी में बोलें तो मतलब एक, जैसे एक जोड़े में 2 लोग होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। वैसे 50 कपल्स हैं, इधर 250 कपल्स हैं, तो टोटल कपल्स हुए 300 कपल्स हो गए। 300 कपल्स मतलब अगर नंबर ऑफ पीपल पूछे तो 600 पर्सन्स, कपल्स पूछेगा तो 300, पर्सन्स पूछेगा तो 600। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूव ऑफ अ कॉइन is defined as crossing any number of points in a straight line.
कितने भी स्ट्रेट लाइंस में वो कर सकता है, ठीक है। ऑन द 4x4 ग्रिड हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है और डायगोनली भी हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली कैसा भी हो सकता है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स इन विच अ कॉइन स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिकेटेड पोजीशन कैन कवर ऑल दीज पोजीशंस विद इन द मार्क्ड स्क्वायर। अब देखिए मैं इसका फिगर बना लेता हूं। ये पॉइंट है, ये 4x4 की एक ग्रिड दे रखी है, ये, ठीक है, जिनमें से इसमें इन्होंने इसको मार्क कर रखा है और ये बना रखा है। तो कितनी मूव करनी पड़ेगी? एक मूव में वो एक स्ट्रेट लाइन चलता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे डायगोनल हो, हमें ये बनाना है। तो देखिए फर्स्ट मूव में तो वो ये चल जाएगा, ठीक, सेकंड मूव ये, थर्ड मूव ये और फोर्थ मूव ये, नॉर्मल, खत्म। तो 4 मूव्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं था। देखिए क्वेश्चन में बार बार वही बोल रहा हूं, चाहे वो गेट का पेपर हो, नेट हो, ठीक है, IIT एग्जाम की जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है, कैलकुलेटिव नहीं होता है, बहुत ही कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने मन से पढ़े हैं तो वही है ना कि इतने मार्क्स तो आपके 100% होने चाहिए पूरे, इनमें तो वो कुछ कमी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर अ लोकेशन ऑन द अर्थ वेयर द सन इज ओवरहेड एट नून। ठीक है, मान लीजिए आप अपनी पोजीशन लेट कर लीजिए जहां सन ओवरहेड एट नून है, होता भी है। कंपेयर टू दिस इट्स शैडो एट 10 AM। 10 AM पे इसकी जो भी शैडो बन रही होगी, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी शैडो बन रही हो एट 10 AM, ठीक है। कंपेयर टू 10 AM द शैडो ऑफ अ लोअर एट अ टावर एट 4 PM वुड बी। देखिए अब यहां थोड़ा सा ये याद रखिएगा, मान लीजिए एक पिलर है कोई सा, ठीक है, 12 AM या नून की बात करें तो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होता है ओवरहेड, तो यहां पे इसकी शैडो कोई भी नहीं बनती है, ठीक है। अब अगर हम 10 AM की बात करें, इधर आ जाएं, तो इसकी कुछ शैडो यहां पे ये बन रही होगी, ठीक है, ये 10 AM पे बन रही होगी। अब लेकिन आगे बढ़ेगा जब, मतलब 2 PM और 4 PM जो कि पूछा है। अब ये 2 का इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि 2 का इंटरवल यहां था, तो 2 का इधर ले लीजिए, 2 का इधर ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पे इसकी कुछ शैडो बनेगी, ये 2 PM पे इधर तक और 4 PM पे इधर तक ये शैडो बनेगी। तो कंपेयर टू 10 AM अगर 4 PM की शैडो बोले तो ये देखिए यहाँ पे एक तो ड्यूरेशन ये हुआ, एक ड्यूरेशन ये हुआ और एक ड्यूरेशन ये हुआ। कितने ड्यूरेशन हो गए? 3। तो ऑप्शन देखिए सेकंड है 3 टाइम्स लॉन्गर देन दी 10 AM। हो गया ना 3, इधर से यहां से ले रहे हैं, 12 से नहीं ले रहे हैं, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां से अगर बोला होता तो 2 टाइम्स होता, बट 10 AM क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कंपेयर टू इट्स शैडो एट 10 AM। 10 AM पे इसकी शैडो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो ये ड्यूरेशन जो ये जो लेंथ है पूरी 3 टाइम्स शैडो हो जाएगी कंपेयर टू 10 AM। क्लियर? ए और बी एक साथ एक स्थान O से दक्षिणावर्त दिशा में वृत्ताकार चलना प्रारंभ करते हैं। ए को एक चक्कर लगाने में 9 मिनट लगते हैं, वह 1 मिनट रुककर दोबारा चलता है, और बी को एक चक्कर लगाने में 13 मिनट लगते हैं और वह 2 मिनट रुककर दोबारा चलता है। ठीक है, चलना शुरू करने के कितने मिनट बाद, ये जो चीज है पॉइंट है, कितने मिनट बाद, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने मिनट बाद वे दोनों पुनः O पर मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूं मैं जल्दी से कि A एंड B मूव क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कल। ये पॉइंट्स हाईलाइट किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूं, आप एक बार क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए, सॉल्यूशन में कोई ट्रिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, नॉर्मल से आंसर आ जाएंगे तुरंत बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो मूव क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट O, it takes 9 minutes, ठीक है, टू कंप्लीट अ राउंड बट रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट की डिले के बाद रीस्टार्ट करता है। B takes 13 minutes to complete the round but restarts after a delay of 2 minutes। ये उसके बाद 2 मिनट बाद रीस्टार्ट करता है। How many minutes after they begin would they meet again at O? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा, क्या A एंड B मूव क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है ये होती है। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो बेसिक चीज है, इसमें कोई वो नहीं है। सो फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट O, देखिए इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है, इसमें ये डायरेक्शन के लिए एरो बना देता हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट O, ठीक है, ये यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, मान लीजिए ये, और ये पॉइंट है हमारा O। It takes 9 minutes to complete a round। तो A जब चला उसको यहाँ से पूरा O से चलकर एक बार आने में कितना टाइम लगा? 9 मिनट्स। A को एक बार पूरा आने में लगा 9 मिनट्स। तो मैं इधर लिखता हूँ A को टाइम लगा 9 मिनट्स, ठीक है, टू कंप्लीट अराउंड, बट रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 1 मिनट। तो 9 मिनट में तो इसने कंप्लीट किया, प्लस अगला राउंड वो कंप्लीट करेगा, मतलब सॉरी अगला राउंड स्टार्ट करेगा आफ्टर 1 मिनट। इसको आफ्टर बोलिए, ये आफ्टर 1 मिनट स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर B की बात करें तो B स्टार्ट्स आफ्टर, B टेक्स 13 मिनट्स, तो B को टाइम लगा यहाँ पर 13 मिनट्स। और B जो है वो स्टार्ट करता है आफ्टर द डिले ऑफ 2 मिनट्स, ये 2 मिनट्स का डिले। यहाँ पे ये डिले को देखिए मैंने सर्कल कर दिया है दोनों में, यहाँ 1 मिनट और यहाँ 2 मिनट्स, ये डिले है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या है, अब पूछा है इसमें कि हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर दे बिगेन वुड मीट, तो कितनी देर बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्या करना है 9 मिनट्स प्लस 1 मिनट्स, मतलब अब इसमें लॉजिक AP मत लगाना, काफ़ी सारे मतलब वो लॉजिक सोचते हैं कि इसमें AP लगा देते हैं उस हिसाब से, तो वो होश से भी जाएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2 राउंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि 9 मिनट्स प्लस 1 मिनट, मतलब ये 9 मिनट, और इधर फिर मतलब कितनी देर बाद, 10 मिनट्स बाद। लेकिन ये पहुँचा कब था यहाँ, मतलब इसको एक राउंड कंप्लीट करने प्लस दूसरा राउंड स्टार्ट करने की स्टार्टिंग तक कितना टाइम लगता है, टोटल 10 मिनट्स। लेकिन ये पहुंचा कब था, 9th मिनट में, एट द एंड ऑफ 9th मिनट ही तो वहां पहुंचा, फिर 1 मिनट तो वो रुक गया ना, क्लियर। यहां पर हम बात कर रहे हैं A की, ठीक है, A की, और यहां पर हम लिखेंगे चलिए B के लिए, ठीक है। अब B 13 मिनट्स ले रहा है प्लस 2 मिनट का रेस्ट, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, इसको टोटल टाइम लग रहा है 15। फिर से मैं वही बोलूंगा, लेकिन ये पहुंचा कब, ये पहुंचा तो 13th मिनट में ना। फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि ये 10 और 15 क्या है, ये 10 है एक राउंड कंप्लीट करने प्लस दूसरा राउंड स्टार्ट करने तक का जो टाइम है, क्योंकि 9th में पहुंचा प्लस 1 मिनट वो रुका, तो उसने टोटल 10 मिनट्स लगे। ये 13th में पहुंचा प्लस 2 मिनट और रुका तो 15 और लगे। तो यहाँ से वो दोबारा कब मिलेंगे, और मैं दिख रहा है 10 और 15 का, आप यहाँ पर बस हल्का सा एक चीज, बस यही पॉइंट, ये कॉमन सेंस से भी आपको आ जाएगा, आपको खुद ही देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा होगा। 10 और 15 से अगर आप निकालेंगे तो 30 होता है इनका LCM, या कौन वही कि जैसे मल्टीपल बता सकते हैं। तो मतलब ये नेक्स्ट जो करेगा 20, लेकिन इस बार भी वो पहुंचा कब था, याद रखिएगा 19th मिनट में, उसके बाद 30, लेकिन ये पहुंचा कब था, फिर से याद रखिएगा 29th मिनट में, सॉरी 29th मिनट में। और यहाँ अगर 15 और 13 की बात करें तो फिर से हमें दिख रहा है कि 15 मिनट बाद वो चलना स्टार्ट करेगा, तो नेक्स्ट इसको 30 लगेगा। लेकिन ये अब कब पहुंचा, 15 के बाद इसको कितने लगा, 13, मतलब 28th मिनट, ठीक है। अब देखिए ये 29th में पहुंच रहा है, ये 28th में पहुंच रहा है, लेकिन ये 1 मिनट रुकेगा, 2 मिनट रुकेगा भी, तो दे रखा था ना कि B टेक्स रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 2 मिनट। B जब 2 मिनट के डिले के बाद करता है, माने 28 के बाद 29 और 30, 29 एंड 30 मिनट में वो रुकेगा भी। तो 29th पे ये भी और ये भी दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये इतना सब मैंने बना डाला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर इसको आप करेंगे तो एग्जैक्टली इजीली हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, समझाने के लिए था और इसका कोई वो नहीं था। इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, क्या ठीक है, यहाँ पर फॉर A और यहाँ पर फॉर B, ठीक। देखिए A ने जो फर्स्ट राउंड की बात करें, ये सेकंड और ये थर्ड, और इसका फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें
तो देखिए फर्स्ट राउंड इसने लिया 9 मिनट प्लस इसने 1 मिनट का स्टॉप लिया, तो टोटल इसको लग गया 10। सेकंड चलेगा तो फिर से लेगा 9 और 1 मिनट का स्टॉप, तो टोटल लगा 20। थर्ड 9 फिर से 1 मिनट का स्टॉप, तो 30। क्लियर? लेकिन ये पहुंच कब रहा है? 9 + 1 10 के बाद ये 9 मिनट्स, तो इधर ले रहा है ये 19 पे पहुंच रहा है, इधर सॉरी ये हाँ 9 पे ही पहुंचा इधर वाला, और ये 19 पे पहुंचा और ये पहुंचा 29 पे। समझ में आ रहा है ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 1 मिनट का स्टॉप ले रहा है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसकी बात करें तो ये 13, 2 मिनट का स्टॉप, ये पहुंचा 15 और फिर से 13 और 2 मिनट का स्टॉप, तो इसको लगा 30। लेकिन फिर से वही क्या 50 ये 30 - 2 मतलब ये 28 पे। फिर से वही हमें जो कंपेयर करना था 28 और 29, ये यहाँ 1 मिनट रुकेगा और ये यहाँ 2 मिनट्स रुकेगा, तो बीच में 29 दोनों पे कॉमन मिल जाएगा। तो 29 सेकेंड आपका जो है आंसर होगा कि इसमें ये जो आपका आंसर है ये 29 इसमें देख लीजिए। पुनः 29 मिनट बाद वो मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी कक्षा में 14 विद्यार्थी लड़कियां हैं, उस कक्षा में 8 विद्यार्थी नीली कमीज पहनते हैं, 2 ऐसे हैं जो ना तो लड़कियां हैं ना नीला कमीज पहनते हैं। नीली कमीज पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं सीधा सा। देखिए इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ठीक है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसा देखिए पहला एक तरीके से आप डेमो ही समझ लीजिए। आपको जिन भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों को रिकवर करके अच्छे से लेकर के आएंगे। ठीक है, सो 14 ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, मतलब मान लो कुछ भी, तो उनमें से गर्ल्स कितनी हैं? 14 गर्ल्स जो हैं वो हैं 14। नेक्स्ट है आर गर्ल्स। 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास वियर ब्लू शर्ट। तो अगर यहाँ पे ब्लू शर्ट की बात करें तो वो पहन रहे हैं 8 स्टूडेंट्स। 2 आर नीदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट। तो इनमें से जो 2 हैं वो ना तो गर्ल हैं और ना ब्लू शर्ट पहन रहे हैं, तो ये 2 अलग हैं, मतलब उनका इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, इन 2 का, क्योंकि ना तो वो गर्ल है ना ही ब्लू शर्ट पहन रहे हैं, तो इन दोनों से लेना देना नहीं है। 5 स्टूडेंट्स हु वियर ब्लू शर्ट्स आर गर्ल। तो इनमें से 8 में से ये जो 5 हैं जो ब्लू शर्ट पहन रहे थे ये तो हमारे गर्ल्स हो गए। तो मतलब यहाँ कितने, ये 3 बचे, ये क्या है हमारे बॉयज। क्लियर हो गया? जो लैंग्वेज, आप लैंग्वेज पढ़िए एक बार बस ध्यान से, क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाएगा। 5 स्टूडेंट्स हु वियर ब्लू शर्ट्स आर गर्ल्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब देखिए आप नॉर्मली ध्यान से कि 5 स्टूडेंट्स जो ये पहन रहे हैं, तो 14 ये गर्ल्स हैं टोटल। ठीक है, इन अ क्लास आर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स। ठीक है, इन 14 में ये 5 तो इंक्लूडेड होगा ना, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि वो जो है वो अलग से हैं, तो ये 5 इंक्लूडेड है, प्लस ये 3 हमें अलग से लेना पड़ेगा। ये जो 3 है वो हमें अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 तो बॉयज हैं, तो 14 और 3 कितना हुआ 17। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो 2 था, तो ये 2 क्या था? 2 आर नीदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट। तो नॉर वियर ब्लू शर्ट वो तो अलग बात हो गई, लेकिन नीदर गर्ल्स की जो बात चल रही, गर्ल नहीं है तो बॉयज हो सकते हैं ना, लेकिन बॉयज जो थे ये 3 बॉयज तो ब्लू शर्ट पहन रहे थे। कंफ्यूजन तो नहीं ना, जल्दी तो नहीं हो रहा है? एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि 14 गर्ल्स और 3 बॉयज, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की बात करते हैं कि 2 आर नीदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट। ये जो 2 थे इसकी बात कर रहे थे, ये ना तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स तो नहीं हमें दिख रहा, नॉर वियर ब्लू शर्ट। अगर हम इन 3 में इंक्लूड करना चाहें, लेकिन ये तो ब्लू शर्ट पहन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी नहीं है, ये जो 2 है ये ना तो इसमें है और ना तो इसमें है, मतलब ये 2 अलग हैं। तो 17 + 2 मतलब 19 स्टूडेंट्स आर देयर। आपका आंसर हो जाएगा 19 ऑप्शन 1। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? समझ में? देखिए क्वेश्चन जो ना समझ में आ रहा हो आप बताइएगा, अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है एक कार की गति, इंग्लिश में नहीं है ये, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। कार की गति समय के साथ, तो नॉर्मल है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, ये तो विधि फिजिक्स नॉर्मल सबको पता होगी। तो इसमें क्या निकालनी है? एवरेज जो है आपकी वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो देखो 1 सेकंड में कितना चला ये? 10। ठीक है, 1 सेकंड में ये चला
10 आर, सॉरी 1 आर 10, सेकंड आर में 10, अब ये 2 आर 10 नहीं चला है, सेकंड में चला है, थर्ड में 30, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 30, सिक्स्थ में 70 और सेवंथ में 0 आ गया। क्लियर? तो ये था हमारा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें नॉर्मल सा है, मतलब 10, सेकेंड आर कितना चला 10, थर्ड आर 30, फोर्थ आर 40, नेक्स्ट 30 एंड 30। तो इनको बस सम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 6 3 9 2 11 4 15 150, ठीक है। तो 150 किलोमीटर टोटल चला, कितनी देरी में? टोटल टाइम कितना दे रखा है 7, तो 7 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए 21.4 अप्रॉक्स किलोमीटर पर आर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ग्राफ में बस इतना याद रखिएगा कि जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें नॉर्मल से, ये आपको पता होगा, इतनी फिजिक्स तो नॉर्मल सबने पढ़ी होगी, कि ये जो यहाँ पर पोर्शन दे रखे होते हैं ये ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक 10 चला, ये फर्स्ट आवर में 10, सेकेंड आवर में 10, थर्ड आवर में 30, इस हिसाब से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A fuel station sold diesel costing rupees 15,000 to 150 person. 15,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, 150 persons on a day, ठीक है। If the lower limit of sale to a person is rupees 50, ठीक है, मतलब 50 रुपए कम अगर वो कर देता है, यहाँ पर लिखा भी है, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 रुपए का डीजल खरीदना अनिवार्य है, देन तो what is the maximum amount in rupees for which one person should have purchased diesel on that day? तो इसको देखिए नॉर्मल सा कि 150 पीपल जो थे वो 15,000 का खरीद रहे थे, तो 15,000 जो था हमारा टोटल अमाउंट था और खरीद कितने रहे थे 150, तो पर पर्सन कितना निकलेगा? ये निकलेगा 100, मतलब 100 रुपए का डीजल पर पर्सन ले रहा था। तभी तो 150 लोग जब 100 रुपए पर पर्सन लेगा तो 15,000 बनेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है? यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 रुपए का डीजल खरीदना अनिवार्य है तो किस व्यक्ति ने अधिकतम उस दिन कितने रुपए का डीजल खरीदा होगा? किसी व्यक्ति ने अधिकतम, 150 लोग हैं, उन्होंने अधिकतम कितने रुपए का डीजल खरीदा होगा? तो देखो सीधी सी बात है यार, 150 पीपल हैं टोटल, इसमें से कोई एक को मैक्सिमम करना है तो बाकी को मिनिमम कर दो, यही तो रूल होता है। अगर किसी एक को मैक्सिमम करना है तो बाकी को मिनिमम कर दो, तो मतलब 150 में से 149 को हम मिनिमम करेंगे और एक जो है इसको मैक्सिमम दिला देंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 रुपए का डीजल, तो 149 जो है ये 50 रुपए का डीजल खरीदेंगे, अब ये 100 का नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कितना आएगा? सॉल्व कर लीजिए। 7,450 का खरीदेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है तो किसी व्यक्ति ने अधिकतम उस दिन कितने का डीजल खरीदा, तो टोटल जो अमाउंट है वो तो सेम ही है ना, 15,000। 15,000 में से इतना चला गया, बचा कितना? सॉल्व करिए इसको। 15,000 में से ये इतना चला गया तो कितना बचा? 7,550 ये खरीदेगा। ये अमाउंट जो बचा है, यही अमाउंट जो अकेला ये वाला बचा था हमारा सिंगल वाला, ये इस अमाउंट को खरीदेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 7,550, थर्ड नंबर आपका आंसर। समझ में आया होगा, इजी है। बस इसमें वही कॉन्सेप्ट था कि एक को मैक्सिमम करना है तो बाकी सारे को मिनिमम कर दीजिए, उस हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको वेरिएबल्स पता चल जाए कि किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी सीरीज है, मैंने पेपर देखा हुआ है, मैं इसी वजह से बता रहा हूँ, उतना कोई वो है नहीं, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें, नॉर्मली करेंगे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका एरिया निकालना है। देखिए अब नॉर्मल इसमें आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो मतलब कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर पॉइंट्स पता है तो फॉर्मूला, मतलब मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक ये ट्राइंगल है अगर, ठीक है,
इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो ये ट्राइंगल का जो है एरिया क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, याद कर लीजिए, उसी बेसिस पे लगाएंगे, आप आ जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? ये आपका है फॉर्मूला। अब इसको आप रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको खुद ही दिख रहा होगा। एक जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2017 तो ये 0 आएगा, मतलब y3 माइनस y1 जो आएगा आपका 0, तो ये पोर्शन आपका पूरा कट जाएगा। अब बाकी थोड़ा सा वही कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये आप खुद ही अपने आप से बढ़ाइए, ये सिखाने से नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यदि संगीता की पुत्री मेरी पुत्री की माँ है, ठीक है। रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपको पता होगा, हल्का सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने से रिलेट करके भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ चाहे तो लिख के भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं संगीता, ठीक है। पूरा नहीं लिखेंगे, अगर आप चाहें ये देखिए ऐसे ही शॉर्ट में, तो ये संगीता, ठीक है। संगीता की पुत्री मतलब डॉटर, उसकी डॉटर जो है वो मेरी पुत्री की माँ है, मतलब ये जो भी है, इसका नाम नहीं दिया है, ये जो भी है ये मेरी बेटी की माँ है, मतलब ये जो है ये इसकी जो डॉटर है, ये इसका फादर मैं हूँ, यही तो बोल रहा है। देखिए रिलेशन पूरा गलत तो नहीं लिखा मैंने, एक बार आप चेक कर लीजिए पूरा। क्या? यदि संगीता की पुत्री मेरी पुत्री की माँ है तो मेरा संगीता से क्या रिश्ता है? मतलब यार सीधी सी बात, ये जो है ये मेरी क्या हुई? वाइफ, और मेरी वाइफ की जो माँ होगी वो क्या होगी? दामाद। तो ऑप्शन 2 केवल दामाद होना संभव है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा टफ कुछ नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, 4 पुरुष M1 M2 M3 M4 ए और 4 महिलाएं F1। तो M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। एक गोलाकार मेज के किनारे एक दूसरे के से उल्टी तरफ चेहरा किए हुए बैठे हुए हैं, जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। यदि प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण चलता है और फिर 1 कदम वामावर्त चलता है, ठीक है। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आ जाएगा। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं इससे करता हूँ, इसको मैं एक सेकेंड, ठीक है। इसको इसी पे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा आ जाएगा आराम से। क्या? 4 पुरुष M1 M2 M3, तो ये M1 M2 M3 और M4 है, और F1 F2 F3 और F4 ये महिलाएं बैठी हुई हैं, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। थोड़ा सा वो कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सारे टाइप्ड क्वेश्चन होंगे, अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो सारे एक दूसरे के उल्टी तरफ चेहरा किए बैठे हुए हैं, मतलब अगर ये जैसे हम एक बात करते हैं इनकी, तो ये इधर देख रहा होगा तो ये इधर देखेगा, उल्टी तरफ चेहरा किए बैठे, या ये इधर देख रहा है तो ये इधर देख रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं, उल्टी तरफ तो दोनों हुए, ठीक है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। बाहर वाला मानेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं, यदि प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण चलता है और फिर 1 कदम वामावर्त चलता है, तब F4 का चेहरा। तो प्रत्येक को क्यों लेते हैं? जिसका पूछा गया है उसी का देखते हैं। F4 का चेहरा, प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण, दक्षिण मैंने भी बताया क्लॉकवाइज होता है, ये हिंदी में नहीं है तो इस वजह से भले दिक्कत हो रही हो आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दक्षिण या साउथ ये जो है ये क्लॉकवाइज होता है, और वामावर्त जो होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये पहले प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये कहाँ आ गया? यहाँ पे अभी आ गया, ठीक है। अब बात करें, और फिर 1 कदम वामावर्त, मतलब 1 कदम इधर की ओर गया, तो अभी ये कहाँ है? यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, देखिए जगह।
तब F4 का चेहरा, तो F4 जब यहाँ होगा तो अभी इधर की ओर मुख किया था बाहर की ओर, तो फिर से बाहरी की ओर तो करेगा। तो किस दिशा में है? अब डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, प्रोफेसर मूर्ति अपने विद्यार्थियों को अपना साथी चुनने की अनुमति देते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कोई भी जोड़ा एक साथ लगातार 7 कक्षाओं से ज़्यादा में काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो स्टेटमेंट आप अंडरलाइन करिए। क्या है मेन स्टेटमेंट इसका? कि विद्यार्थियों का कोई भी जोड़ा एक साथ लगातार 7 कक्षाओं से ज़्यादा में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा, इसका बहुत यूज़ होगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए कि एलिस और बॉब ने 7 कक्षाओं में एक साथ काम किया है, तो एलिस और बॉब नहीं आ सकते। ठीक है, साथ में। ठीक है, एलिस और बॉब जो हैं, एलिस और बॉब ने 7 कक्षाओं में एक साथ काम किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट केल्विन और डेनी ने 3 कक्षाओं में, तो केल्विन और डेनी ने 3 कक्षाओं में काम किया हुआ है। केल्विन एलिस के साथ काम नहीं करना चाहता। जो केल्विन है और एलिस ये एक साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसा करते हैं, रेड से करते हैं कि केल्विस और एलिन एक साथ काम नहीं करेंगे। केल्विन और एलिस एक साथ काम नहीं करना चाहते। किसको? बॉब के साथ काम करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। तो बॉब के साथ केल्विन भी आ सकता है, टेनिस भी आ सकता है। आएगा क्या वो बताइए। देखिए ग्रीन कलर से हम करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, एलिस और बॉब, हाँ एलिस और बॉब साथ में काम कर चुके थे, तो ये दोनों साथ में काम नहीं करना चाहते। यही तो बोल रहा है ना, क्या कि केल्विन एलिस के साथ काम नहीं करना चाहता। केल्विन एलिस के साथ काम नहीं करना चाहता, तो बॉब किसके साथ काम करेगा? बॉब के साथ किसको काम करने को नियुक्त करना चाहिए? ये दोनों साथ में कर चुके हैं, ये एक साथ में साथ नहीं कर सकते, मतलब ये इन तीनों का साथ में ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये उसके साथ नहीं है, ये भी तो क्लास का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर आप सोचे कि किस वजह से मैं कह रहा हूँ, तो क्लास का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों 7 कक्षाओं में एक साथ काम कर चुके हैं, और यहाँ पर बोला है लगातार 7 कक्षाओं से ज्यादा। 7 में तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं कर सकते। तो बॉब यहाँ पर किसके साथ करेगा? डेनिस के साथ। तो 3rd नंबर आपका आंसर हो जाएगा।